हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए और तो आपको इस वीडियो के एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि अब मेरे आने वाले हर नए वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो आज हम बात करेंगे, हम अपने माइंड को शांत कैसे रखें, अपने माइंड को शांत कैसे रखें मतलब इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और शांत रखने के मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने माइंड को शांत हम कैसे रखें मतलब, क्योंकि आजकल का जो टाइम है मतलब आजकल का जो समय है काफ़ी मतलब भाग दौड़ का समय है। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, सबके पास अपना अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम है, चाहे वो किसी भी एज लेवल का बंदा क्यों ना हो। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जो जिस वर्ल्ड के अंदर मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग स्टेटस अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास, कोई सिंपल क्लास, कोई नॉर्मल क्लास फैमिली से। रिच फैमिली से जो बंदे बिलोंग करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज, सारी सुख सुविधाएं, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छी स्टडी करना, अच्छे ज्ञान को अर्जित करना। मिडिल क्लास जो रहते हैं उनको भी को मेहनत करना पड़ता है, उनके पास लगभग सारे जो रिसोर्स होते हैं। फिर आती है नॉर्मल क्लास और सिंपल क्लास, जो नीचे की होती है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने उनको काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल क्लास या मिडिल क्लास सिंपल क्लास में वो फैमिली आती है जो कब देखे होंगे कि जैसे दिल्ली जैसी सिटी में जो बाहर के स्टेट से, मान लो जैसे यूपी या झारखंड उड़ीसा से आकर लोग यहाँ पे जैसे जो रहते हैं अपना क्या कि उनको रोजगार मिल सके, उनको अच्छी नॉलेज मिल सके, तो यहाँ पे लोग जॉब करने के लिए आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो उनको रहने के लिए उनके पास अपना घर नहीं होता, तो लोग रेंट पे रहते हैं। तो दिल्ली में कई सारे जगहों पर लोग रेंट पे रहते हैं जो बाहर के स्टेट से आके यहाँ पर रहते हैं। तो उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है, कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं डेली उनको जॉब पर जाने के लिए भी, या जहाँ पर उनका ऑफिस होता है वहाँ पर आने जाने के लिए भी उनको ऑटो रिक्शा या बस वगैरह पकड़ कर जाना पड़ता है। और फिर वापस भी शाम के टाइम उसको ऐसे आना पड़ता है, फिर सुबह उठ के अगले आना पड़ता है। डेली का जो उनका लाइफ का सर्कल है ऐसे ही चलता रहता है कहने वाले। इस तरीके से अगर हम चाहे जैसे हम बात करते हैं 3-4 अलग अलग जो एजेस होती हैं हर व्यक्ति के लाइफ की, उस पर उनके लाइफ में किस तरह की उनकी लाइफ में शांति नहीं है। कहने उनका जो माइंड होता है हमेशा अशांत रहता है। कई शांत होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम उनका माइंड अशांत रहता है। तो अशांत कैसे रहता है उसकी बात हम 3-4 अलग अलग स्टेज के जो ह्यूमंस होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम इसको कैसे अपने जीवन से अपनी लाइफ से इसको रिमूव करें और कैसे अपने दिमाग को शांत रखें। पहले हम बात करते हैं अलग अलग एज के अलग अलग एज के लेवल्स के हिसाब से, कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम जो हमारा वर्ल्ड है वर्ल्ड में, जैसे मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले रिच फैमिली, पुअर और नॉर्मल फैमिली, सिंपल फैमिली, मीडियम क्लास फैमिली, सब में हर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। और तो इस वर्ल्ड के अंदर इस संसार के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो हाई क्लास हो, रिच फैमिली हो, नॉर्मल मीडियम क्लास, सिंपल, और किसी भी फैमिली में पैदा होता है तो वो तो उसका स्टार्टिंग के जो पहले 3 साल होते हैं तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में वो बच्चा जो होता है वो 2-3 चीज़ें करना सीखता है। वो कभी न्यू बॉर्न बेबी होता है वो, तो जैसे कि चलना फिरना सीखता है,
पैरों पे चलता है, अपने हाथ से भी वो चलना मतलब सीखता है, मतलब फिर बोलना सीखता है, मतलब फिर और खाना सीखता है कि उसके दांत वगैरह धीरे धीरे निकलते हैं। 3 साल तक उसके दांत काफ़ी निकल जाते हैं कहने का मतलब। तो मतलब 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को करना सीखता है, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना सीखता है। मतलब 1 से 3 साल तक यही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा मतलब अपने जीवन का मतलब जो चौथे साल में प्रवेश करता है, एंट्री करता है मतलब, तो उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल मतलब पढ़ने के लिए, आगे की मतलब स्टडी करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में मतलब 2 तरह के स्कूल देखने को मिलते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर 6ठी से लेकर 10वीं तक, जिसको हम सेकेंडरी, और 6ठी से 12वीं तक होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा स्कूल होता है, उसको हम प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है। नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे करते हुए फिर 12th तक होता है। 12th के बाद फिर वो आगे मतलब कॉलेज की लाइफ भी होती है, और कॉलेज की लाइफ के बाद मतलब वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी वगैरह होता है। इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई वो पूरी, मतलब इस तरीके से हर साल वो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता हुआ जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो मतलब जब वो बच्चा 1 3 साल तक मतलब जब वो अपना उन चीज़ों को सीखता है, तो उसके बाद उसको चौथे साल में एंट्री करते ही उसे मतलब स्कूल में डाल दिया रहता है। जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो पहली क्लास होगी, और प्राइवेट स्कूल होगा तो नर्सरी में डाल देंगे मतलब। तो फिर वहाँ से वो जो बच्चा होता है धीरे धीरे अपने आगे की जो उसकी स्टडी होती है, उसको हर क्लास हर साल मतलब ये करके अपने मेहनत लगन और परिश्रम से उसको पास करता हुआ आगे की क्लासों को पार करता रहता है मतलब। फिर वो 10वीं पढ़ता है, 10वीं 12वीं, फिर कॉलेज, फिर आगे की पढ़ाई भी करता है मतलब। तो कहने का मतलब फिर जो बच्चा होता है मतलब, फिर कहा जाता है कि जो मतलब 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, वो जो टाइम होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपना का टाइम होता है। मतलब इस एज तक जो बच्चा होता है उसके अंदर बचपना बना ही रहता है। इस मतलब बचपना होता है उसके अंदर, और इस एज में इस और जो 4 से लेकर 13 साल तक की एज होती है, इस एज में जो बच्चा होता है ज़्यादातर उसका जो उसके हम उम्र के मतलब बच्चे होते हैं, चाहे उसके घर के अंदर और रिश्तेदारों में, चाचा ताऊ मामा काका का लड़का मतलब, या गली में रहते हो नेबर के, या उसके स्कूल में हो, या उसके क्लास के अंदर होंगे मतलब, जो क्लासमेट्स होते हैं या स्कूल मेट्स होते हैं, तो उनको उसको उस बच्चे को जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं मतलब, उनके साथ ही उसको उसको फ्रेंडशिप करने में, उनके संग बातचीत करने में, खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है मतलब। और उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको इन्जॉयमेंट मिलता है ऐसे। और जब वो खेलता कूदता तो कूदता है मतलब बाहर जाकर मैं दोस्तों के साथ गली में मतलब, तो कपड़े भी गंदे होते हैं, बालों धूल धूल मिट्टी भी लगती है, चोट भी लगती है कई बार, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चोट भी लगती है तो वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मतलब रोता है या उदास होता है, लेकिन फिर से वो वापस क्या बोलते हैं खेलना कूदना शुरू कर देता है, जैसे हम उनके बच्चे होते हैं। तो ये जो होता है 13 साल तक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में एंट्री करता है, 14th ईयर में मतलब, तो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे जो उसका एज होता है मतलब, वहाँ के बाद फिर चाइल्डहुड लाइफ को होते हैं ख़त्म हो जाती है। फिर जो बच्चा सिंसियर मतलब धीरे धीरे फिर उसका जो दिमाग खुलने लगता है, वो लाइफ में क्या सही है क्या गलत है उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है कि नहीं, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है। कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी मारेगी या टीचर मारेगी, या मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, कपड़े गंदे होते हैं तो धोने में ज़्यादा मेहनत लगता है। और मुझे स्टडी में अच्छी फोकस करना चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, वो इस तरीके से देखता है मतलब। और वो ये भी देखता है मतलब कि उसके जो मतलब फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादाजी हैं, नाना जी हैं, मतलब ये जो भी बड़े बुजुर्ग हैं मतलब, उन्होंने भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पे मतलब किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाया, और उसके उसमें करियर बनाने के बाद अपना मतलब फिर उसकी बाकी जो लाइफ थी उसी फील्ड में काम करते हुए पूरी निकाल दी। उसके अलावा फिर जो मेरे मतलब फादर भी हैं मतलब, वो भी किसी न किसी फील्ड में करियर बनाने के बाद अभी करेंटली उसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कहने का मतलब। तो आगे जाकर मुझे भी अगर किसी न किसी फील्ड को चूज़ करके सेलेक्ट करके मतलब चुनने के बाद अपना करियर उसमें बनाना पड़ेगा। तो और इस तरीके से उस बच्चे का मतलब दिमाग होता है धीरे धीरे आगे खुलता रहता है कहने का मतलब। तो अब उसको बात आती है मतलब अपने लाइफ के अंदर फिर वो देखता है कि अरे ऑप्शन तो उसके बाद बहुत सारे हैं मतलब कहने वाले। जैसे आजकल के टाइम में अगर किसी भी फील्ड में आपको करियर बनाना है तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे उपलब्ध हैं कहने का मतलब। जैसे कि आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और फोटोग्राफर, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, और बड़ी अच्छी
हाइट वगैरह अच्छी है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, फिर बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, और सिंगर, डांसिंग, गिटारिस्ट, मतलब आजकल बहुत सारे प्रोफेशन और करियर बनाने के लिए फील्ड अवेलेबल है। वो आपकी इच्छा, लगन और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, कहने वाला। तो बच्चा जो होता है धीरे धीरे वो अपने किसी न किसी ड्रीम को लेके, किसी न किसी फील्ड को लेके आगे अपना वर्क करता है। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन तक की। अब बात करते हैं कि अलग अलग स्टेज के हिसाब से, मतलब जो एज की स्टेज होती है उसमें लोगों को, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि अपने दिमाग को शांत कैसे करें, मतलब तो शांत अशांत दिमाग होगा तभी आप उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो आपका दिमाग अशांत कैसे होता है, ये अलग अलग। अब हम स्टेज, मतलब जो एज होता है, मतलब उसके ऊपर हम बात करेंगे, कहने का मतलब। तो हम देखते हैं कि जो बात मैंने कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उनको भी अपना, मतलब स्टडी के लिए, क्योंकि वो उनको जैसे मैंने बताया कि उनको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उनको स्टडी भी करना होता है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो स्टडी करे अच्छे से और मेहनत करे, मतलब और उनको पढ़ाते भी हैं। जो उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा, मतलब जो हाईली मतलब ग्रेजुएटेड होते हैं, मतलब तो उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते भी हैं, मतलब तो जो बच्चा होता है पढ़ता तो है, साथ में उसको मतलब खेलने कूदने का, जैसे मैंने बताया कि खेलना कूदता है, मतलब अगर उसको खेलने कूदने नहीं दिया जाए, मतलब उसको ऑलमोस्ट स्टडी भी कराया जाए, मतलब तो बच्चा जो होगा सैड होने लगेगा, मतलब फिर मतलब उदास रहने लगेगा, क्योंकि खेलने कूदने से ही बच्चे का ग्रोथ होगा, मतलब जो बॉडी का ग्रोथ होता है, मतलब और दिमाग उसका वो खुलेगा, मतलब उसका वो एज ही है खेलने, मतलब खेलने कूदने की जो एज है। 30 या 25 साल का बच्चा तो खेलने कूदेगा नहीं ना, वो तो उसकी एज है उस टाइम बचपन की, मतलब तो उसको अपना, मतलब उस एज में उस बच्चे को भी अपना एक अलग ही एक उसका दिमाग वो रहता है कि नहीं, मुझे खेलना कूदना भी, उसके दोस्त नहीं मिलते तो बेचैन हो जाता है कि अरे मेरे कल ये बाजू वाली आंटी का जो लड़का है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे को दिखा था, या मेरे स्कूल में वो लड़का वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा मित्र है, मेरे को उसके साथ खेलना है, मतलब उसको भी दिमाग में लेकर, क्योंकि उसकी वो एज है, तो उसको अपने हिसाब से उस एज लेवल का टेंशन हो, पढ़ाई भी करना है, अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं, टीचर के सामने, मतलब टीचर जो पूछती है उसका जवाब भी देना है, मतलब तो उसको अपने अलग ही एक एज के हिसाब से उसको अपना स्ट्रेस का एक वो है, मतलब स्ट्रेस, मतलब ये दिमाग उसका अशांत रहता है, कहने का मतलब। इस तरीके से जो बड़ी क्लास के होते हैं, मान लो 9th 10th 11th 12th, तो ये जो बड़ी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल लेवल पे, मतलब तो उनको भी अपना जो उनको जो स्टडी होता है काफ़ी, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, बड़ी क्लास का होता है, तो असाइनमेंट बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रैक्टिकल करना, बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करना, फिर मतलब सारे जो टीचर वर्क देता है उसकी तैयारी करना, मतलब और उसको अच्छे से याद वगैरह करने का भी उसको अपनी अलग ही एक, मतलब उसका दिमाग अशांत रहता है, कहने का मतलब अपने अपने करंट वर्क को लेके, अपने स्टडी को लेके, और फिर अपने जो भी उसके ड्रीम वगैरह है उससे रिलेटेड। उसके बाद अगर कॉलेज की बात करते हैं तो 3 साल तक कॉलेज होता है, मतलब तो जैसा कि मैंने बताया कॉलेज भी 2 तरह के होते हैं, मतलब जैसे अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे भी 2 तरह के कॉलेज, एक होता है ओपन दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम DU बोलते हैं, मतलब दिल्ली जो लोग ओपन से पढ़ाई करते हैं। ओपन का मतलब होता है कि जो लोग हफ्ते में 6 दिन क्या बोलते हैं, 6 दिन, मतलब हफ्ते में एक ही दिन क्लास होती है, मतलब वो किसी भी कॉलेज में हो सकती है, मतलब तो जो हफ्ते में एक दिन क्लास होती है उसको बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब आपको हफ्ते में आपका आपने एडमिशन किया, आपका कहाँ पे क्लास हो रही है हफ्ते में एक दिन वाली, आपको मतलब उसका मैसेज या लेटर आ जाता है, मतलब और पता चल जाता है, और आपको साथ में एक ही बजा के एग्ज़ाम देना होता है, उसको ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए होता है, मतलब और मतलब जिनके मार्क्स वगैरह जो होते हैं काफ़ी कम आ जाते हैं, जैसे जैसे 50 60 65, मतलब क्योंकि जो बंदे रेगुलर पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर तो उनकी जो कट लिस्ट काफ़ी हाई जाती है, जैसे कि मैंने भी अपना जो पढ़ाई था वो रेगुलर कॉलेज करके ही किया था, मतलब इन 2011 में आई गॉट 76% इन आर्ट साइड्स, आर्ट साइड से मेरे आए थे 76%, देन आई गॉट एडमिशन इन PGDB कॉलेज इन नेहरू नगर, मतलब जो नेहरू लाजपत नगर में जो PGDB कॉलेज है मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एडमिशन हो गया, मतलब क्योंकि मेरे 76% आए थे, मतलब और जो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो अगर आपको रेगुलर कॉलेज पढ़ता है चाहे वो किसी भी स्टेट में क्यों ना, तो वहाँ पे जो वहाँ के मार्क्स होता है कट लिस्ट जो आती है 70 80 से ऊपर आती है, तो जिन बच्चों के 70 80 से ऊपर आती है वो तो अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जिनके नंबर ही नहीं आते 50 40, अब तो 40 कंपलसरी हो गया है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब
मैं जहाँ तक मुझे मतलब पता चल रहा है। तो मतलब 40 मार्क्स 45%, 40-45% अगर आते हैं या 70 से नीचे ही मान लो, तो आपके फिर मुश्किल है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होना। तो जो मतलब तो जो कॉलेज के बंदे जो होते हैं, जो ओपन से पढ़ाई करते हैं, मतलब तो वो तो साल में एक ही बार जाके अपना एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, मतलब तो उनको तो जब एग्ज़ाम भी वो करीब आ जाता है तब उनको स्ट्रेस हो जाता है कि ओपन वालों का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर हर साल अप्रैल से लेकर जून के बीच में ही होता है, जो ओपन वालों का साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। और जो होते हैं कॉलेज वाले, मतलब जो रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता था, मतलब तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते थे, कहने में मतलब सेमेस्टर में क्या होता था कि आपका आपके 3 साल के कॉलेज में आपके 6 सेमेस्टर होंगे, हर साल आपको 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। तो जो कहने वाले जो बंदे रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं, और जो एग्ज़ाम वगैरह में भी एक्चुअली होता है कि 100 मार्क्स में से आपको 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, मतलब बाकी जो 25 मार्क्स होते हैं उसमें आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट बनाकर देने के होते हैं, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपको आपके टेस्ट के होते हैं, 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो कहने वाले 25 मार्क्स आप टीचर के हैंड में होते हैं, मतलब वो जो आपको अपनी मेहनत अच्छे से पूरे अटेंडेंस करके अच्छा सा प्रैक्टिकल बना के और अच्छा सा टेस्ट देके आपको उसमें अच्छे मार्क्स लेके आना होता है। बाकी 75 मार्क्स का जो होता है वो एग्ज़ाम होता है, मतलब तो उसमें भी जैसे मैंने बताया कि बच्चों को अपना, मतलब कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको अपना अलग ही प्रकार का उनका दिमाग अशांत रहता है, अपने प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, नोट्स और अलग अलग चीज, मतलब जो उनके वर्क होते हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई उस एज में कॉलेज के टाइम में वो अपना कोई ना कोई ड्रीम सेट कर रखा था। जैसे कॉलेज में जो फेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे कई सारे बैंड आते हैं, तो कई पीछे सपोर्टिंग कॉलेज के ही बंदे होते हैं, जो कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई सिंगिंग कर रहा होता है, कोई अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है। कहने का मतलब इस एज में बंदे कॉलेज तो करते ही हैं, साथ में मतलब कोई ना कोई अपने लाइफ में गोल भी सेट कर लेते हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं। उनको अपना अलग ही प्रकार का एक स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस या दिमाग अशांत रहता है अगर वो कर रहे होते हैं तो। फिर बात करते हैं हम, मतलब जो उसके बाद में 30 साल के एज के बाद जो बंदे जॉब कर रहे होते हैं या वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑफिस में जाकर के, अभी किसी बड़े और पोस्ट पर होते हैं, मतलब तो उनको भी अपना ऑफिस का काम करना, बॉस को जवाब देना, बॉस ने जो काम किया उसको टाइम पर कंप्लीट करना, इस तरीके से उनका भी अपना एक टाइम पर ऑफिस पहुंचना, फिर टाइम पर ऑफिस से निकल के घर पहुंचना, मतलब तो उनका भी अपना एक अलग ही मतलब उनका जो अपना काम करने का उनको अपना एक तो दिमाग अशांत रहता है, क्योंकि डेली का वही सर्कल होता है। कभी कभी संडे को छुट्टी मिल गई तो सही है, वरना डेली का उनका वही साइकिल होता है, साइकिल मतलब वही चक्र चलता रहता है, कहने का मतलब डेली का। तो उनका जो उनका दिमाग काफी अशांत रहता है, कहने मतलब तो कहने मतलब जो वो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, हर एज के हिसाब से, मतलब हर व्यक्ति को अपनी अलग अलग क्या बोलते हैं स्ट्रेस और या अशांत दिमाग रहता है। मतलब जो फीमेल में भी बात करें तो कई मतलब लड़कियां जॉब भी करती हैं, मतलब वो भी स्टडी वगैरह कर, मतलब वो भी स्टडी करती है सेम एस बॉयज़, मतलब लड़कों की तरह। तो उनको भी अपना अलग अलग एज के साथ सेम वही मतलब दिमाग अशांत रहने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन उनका शादी होने के बाद जैसे घर का काम करना, बच्चा होगा तो बच्चे की देख रेख करना, उसका होमवर्क करने में उसकी हेल्प कराना, मतलब तो उसको भी उनको भी अपने मतलब शादी होने के बाद जो उनकी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से उनको अपना उनका दिमाग अशांत रहता है, कहने वाला। तो ये मैंने बताया कि आपको अलग अलग मतलब एज के हिसाब से लोगों का दिमाग अशांत रहता है। अब बात हम करेंगे कि जो आपका दिमाग अशांत है, मतलब अशांत दिमाग को हम शांत कैसे करें, उसके उसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, 5 सीक्रेट्स बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका दिमाग शांत रहने लगेगा, मतलब तो और आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाओगे। तो कहने का मतलब जो हमारा पहला जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको अपना दिमाग शांत रखना है, मतलब तो आपको डेली मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, जो बने बनाए वीडियोस होते हैं म्यूजिकल, कई सारे मेडिटेशन म्यूजिक वाले भी होते हैं, जिनको आप ईयरफोन से सुनिए, सुबह उठकर जल्दी मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका दिमाग होगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, दिमाग हल्का होता है, शांत होता है, रिलैक्स होता है, मतलब जब आपका दिमाग हल्का होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, तो आपको अपने आप ही आपका दिमाग शांत होने लगेगा, मतलब जो भी आपके माइंड में अशांति फैली होगी वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगी, धीरे धीरे आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपको अपने दिमाग को शांत रहने के लिए जो आपको पहला टिप्स में बता रहा हूँ वो है कि आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपको वही काफ़ी फ़ायदे होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारा सेकेंड टिप्स है वो ये है कि आपको मतलब
अगर आप हो सके तो सुबह उठकर 5 से 10 मिनट तक मतलब ओम चैंटिंग कीजिए। कहने का मतलब ओम चैंटिंग करोगे तो देखा होगा जो आप ओम ओम, जब ओम हम बोलते हैं मतलब तो हमारे बॉडी में एक वाइब्रेशन सा होता है, एक तरंगे सी उत्पन्न होती है मतलब। तो उन वाइब्रेशंस उन उन तरंगों से क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है एक वाइब्रेट होने के कारण हमारा जो बॉडी पूरा शांत होने लगता है मतलब हमारा दिमाग शांत काल्म और रिलैक्स फील होने लगता है हमारी बॉडी को। तो आपको डेली 5 से 10 मिनट तक ओम चैंटिंग भी करनी चाहिए मतलब। और ओम चैंटिंग करने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी आपको करना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा आज का तीसरा सीक्रेट है वो ये है कि जब आपका दिमाग अशांत रहने लगे तो उससे क्या होता है, जब दिमाग अशांत रहने लगता है मतलब या तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफ़ी डाउन हो जाता है मतलब आप उसी चीज़ में घुसते चले जाते हो अशांत होने के कारण। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम आपको जो आपकी लाइफ की गुड मेमोरीज थी, आपने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, आपने कौन कौन सी अच्छी जगहों पर घूमा, आपने आपका जो बिहेवियर है, आपने कैसे अच्छी अच्छी लाइफ के मोमेंट्स अपने लाइफ में जिए हैं मतलब उन गुड मेमोरीज को याद कीजिए। उस गुड मेमोरीज को याद करने से क्या होगा, अच्छी यादों को याद करने से जो आपकी करंट जो आपका दिमाग का शांत होगा तो वो आपकी अच्छी मेमोरी से फिल हो जाएगा, एक बोलते हैं स्मरण हो जाएगा। स्मरण होने से क्या होगा, जो आपकी जितनी भी दिमाग में अशांति फैली होगी वो तुरंत हट जाएगी मतलब आपकी गुड मेमोरीज को याद करते ही मतलब। तो आपको जो भी आपके लाइफ की गुड मेमोरीज है उनको आप याद करिए। ऐसे टाइम अगर आपका दिमाग अशांत हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी फिर शांत हो जाएगा उन मेमोरीज को याद करने के बाद। जो चौथा है वो है आपको डेली योगा करना चाहिए। योगा आपको कम से कम डेली 15 से 20 मिनट तो करना चाहिए। और योगा में बहुत सारे पोस्चर्स हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया और और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, आलोम विलोम होता है मतलब उसको आप कर सकते हो। और दूसरे जो भी योगा के अंदर होते हैं जिनको करने में आपकी बॉडी आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, आपकी बॉडी उस चीज़ को करने आपके अच्छे से उस पोस्चर को अच्छे से हैंडल कर सके आपकी बॉडी, आपको वो सारे योगा के मतलब आसन वगैरह करना चाहिए, जैसे सूर्य प्राणायाम हो गया सुबह के टाइम। और भी बहुत सारे मतलब योगा के अंदर होते हैं जिनकी डिटेलिंग अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके उनके बारे में निकाल सकते हो। और धीरे धीरे आप उनको सीखो और करना सीखोगे तो आप धीरे धीरे आप योगा करना भी सीख सकते हो। तो कहने का मतलब आपको डेली 10 से 20 मिनट योगा भी करना चाहिए। योगा करने से भी क्या होगा, आपकी बॉडी जब हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी और एकदम फ्रेश रहेगी तो इससे आपकी जो दिमाग अशांत होने के चांसेस क्या होंगे आपके कम हो जाएंगे और आपके दिमाग मोस्टली टाइम पे ऑलवेज शांत ही रहेगा। कहने का मतलब तो आपको मतलब डेली योगा भी करना चाहिए जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कहने का मतलब और जो पांचवा टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आखिरी है कि जब आपका दिमाग शांत हो मतलब तो उसको हटाएं कैसे, उसके लिए मतलब शांत होते ही नहीं लेकिन आप कम से कम इसको एक अपनी हैबिट में डाल लीजिए। जैसे कि आजकल के टाइम में जैसे बताया कि स्ट्रेस है, लोग हंसना भूल गए हैं मतलब किसी न किसी पूरी परेशानी में उलझे रहते हैं मतलब। तो उसका मतलब वो कैसे हटाएं, तो आपको जो पांचवा टिप्स मैं देने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको डेली कम से कम 5 से 10 मिनट तक हंसना चाहिए, खुल कर हंसना चाहिए। खुल कर हंसने से क्या होता है, जो हमारी ब्लड होते हैं बॉडी के अंदर वो काफ़ी तेज़ी से उनका जो मतलब प्रसार होने लगता है बॉडी के अंदर। हार्ट की जो स्पीड होती है मतलब ब्लड को बॉडी के अंदर पहुँचाने की वो तेज़ हो जाती है। कहने का मतलब और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एनर्जी एनर्जी पूरी की पूरी बॉडी में दौड़ जाती है। कहने का मतलब तो आपको डेली कम से कम 5 10 मिनट तक छत पर जाकर या किसी कमरे के अंदर जहाँ पे मतलब कोई और हो नहीं मतलब, क्योंकि अगर हंसोगे तो हो सकता है कोई दूसरा बंदा देख के आपको कुछ सोचे, लेकिन हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है मतलब हंसना जरूरी होता है सेहत के लिए। कहने का मतलब आपको डेली कम से कम 5 10 मिनट तक खुली जगह पर खुल कर हंसना चाहिए बिना किसी चीज़ को सोचे हुए मतलब। क्योंकि हंसने से आपके किसी ने बताया कि बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं और आपका जो हंसोगे तो आपको किसी प्रकार की आपके माइंड में अशांति नहीं रहेगी। और ऐसे जब भी कुछ भी मान लो दिमाग में आता है तो थोड़े टाइम के लिए अपने चेहरे पे मतलब खुलकर हंसिए और आप देखोगे जो भी आप जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, हंसी आएगी, सारा का सारा जो आपके दिमाग में अशांति होगा या स्ट्रेस होगा वो तुरंत की तुरंत हट जाएगा। कहने का मतलब तो पांचवा मैंने बताया कि जब भी और आजकल बहुत सारे लाफ्टर क्लब लाफिंग क्लब्स भी बने हुए हैं जिनको आप देख सकते हो, वहाँ पे लोग जाते हैं खुलकर हंसते हैं और आपस में अच्छी अच्छी मेमोरीज को अच्छी अच्छी बातों को शेयर करते हैं मतलब। और जो और उनको अच्छा भी लगता है। कहने का मतलब तो कहने का मतलब
कि इन 5 जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, मतलब जो कि पहला आपको मेडिटेशन करना चाहिए, दूसरा आपको ओम चैंटिंग करना चाहिए, तीसरा आपको अच्छी मेमोरीज को याद करना चाहिए, चौथा आपको योगा करना चाहिए, पांचवा आपको डेली हंसना चाहिए। ये 4-5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में अशांति नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आपका दिमाग ऑलवेज टाइम शांत रहता है। कितना से कितना बड़ा स्ट्रेस क्यों ना है माइंड में, और मतलब तनाव क्यों ना हो या दिमाग अशांत क्यों ना हो, कोई भी इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपका दिमाग फिर पहले की तरह ही, और जैसे आपको पहले रहता था, शांत होने लगेगा और आपको अच्छा फील भी होने लगेगा, और फिर आप अच्छी हेल्दी लाइफ भी जीने लगोगे। कहने का मतलब दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, जिसको मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की कि अगर आप क्योंकि आजकल भाग दौड़ का मतलब भाग दौड़ भरा ज़माना है, हर व्यक्ति के लाइफ में, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि अपने अपने एज के हिसाब से उनको अपना स्ट्रेस का, दिमाग में अशांति का उनका एक लेवल वो बना हुआ है, मतलब इसको अलग अलग एज के हिसाब से उनको अलग अलग मतलब उनका बना रहता है। कहने में तो उसको हम कैसे हटाएं, कैसे अपने आप को अपने दिमाग को शांत रखें, उसी के बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स बताए। आशा करता हूँ कि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे अपने दिमाग को शांत करने के लिए, और लाइफ में हेल्दी हैप्पी रहेंगे, और जब भी कुछ आपको सैड फील होंगे तो आप हंसेंगे अच्छे से। कहने का मतलब, और हंसने से जैसे बताया कि आपकी बॉडी अच्छी रहती है और पूरी 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 बॉडी में एनर्जी फैल जाती है। कहने का मतलब, तो कैसा लगा आप सभी को आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए और हैप्पी रहिए। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, नए टिप्स वाले वीडियो के बारे में, मतलब। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और आप दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो सकें, और मेरे चैनल से कनेक्ट होने के बाद अब मेरे आने वाले हर वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। मतलब जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, उसके आज मैं कुछ आपको 5 टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मैंने ऑलरेडी अपना जैसे 12th क्लास और कॉलेज की जो ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट कर रखा है। वैसे मैंने जो मेरा आया था 76%, एंड इन द कॉलेज आई गॉट 63% विद फर्स्ट डिवीज़न। तो मेरे पास, मैं आपके पास कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप जानने के बाद अगर आप उस तरीके से उसको प्रिपरेशन करोगे अपने एग्ज़ाम में तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मतलब। तो उसी टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो को थोड़ा आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें एग्ज़ाम के अंदर। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब, और वर्ल्ड में अलग अलग जो स्टेट है, मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले, मतलब लोग रहते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग कर, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल क्लास, कोई सिंपल क्लास, मतलब सिंपल क्लास से बिलोंग करता है। अलग अलग स्टेट वाले लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस तरीके से जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास सारे सोर्सेज हैं, मतलब सारी सुख सुविधाएं। मिडिल क्लास वाले के पास भी मतलब लगभग सभी होते हैं। नॉर्मल क्लास, सिंपल क्लास के पास तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब लाइफ के अंदर चीज़ों को या रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए। तो जब इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो मतलब इस वर्ल्ड के अंदर आता है, जब वो किसी फैमिली में पैदा होकर क्यों ना आता है, मतलब। तो जब पैदा होने के बाद जो उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है 1 से 3 साल तक, मतलब तो वो जो टाइम होता है ऐसा खड़ा था कि वो पहले तो वो छोटा होता है। तो 1 से 3 साल का जो टाइम होता है, उस टाइम वो जो बच्चा होता है, छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो बोलना सीखता है। और
अपने पैरों पर चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, क्योंकि उसके प्रॉपर दांत नहीं निकले होते हैं। तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में वह सिर्फ इन 3 चीज़ों को सीखता है, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना। लेकिन जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है, मतलब जैसे वो 3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है, तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। और आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे जैसे मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट, जो कि 1 से 5वीं तक होता है, देन 6 से 10 तक, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और देन 6 से और दूसरा होता है 6 से लेके 12वीं तक भी होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और और दूसरा जो होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, देन केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करते आगे क्लासें होती हैं 12 तक। के बाद 3 साल का कॉलेज भी होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। तो कहने का मतलब, जब उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है, चाहे नर्सरी में डाल दें, अगर प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट में डालें, तो पहले क्लास से वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो हर साल अपनी एक एक क्लास को अपनी मेहनत से, लगन से और तैयारी करके पास करता हो जाता है। लेकिन फिर जो 4 साल से लेके उसका जो 13 साल तक का टाइम होता है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो टाइम होता है एक बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है मतलब। और उस टाइम में जो बच्चा होता है, मतलब खासतौर पर जब, क्योंकि उस टाइम का बचपन का टाइम होता है, तो चाइल्डहुड का टाइम होता है, तो उसका खेलने कूदने में, जो हम उनके उसके बच्चे, मतलब हम उनके जो बच्चे होते हैं, जैसे गली में रहते हो, फैमिली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, उनके उनको ऐसे ही अपने हम उनके बच्चों के साथ दोस्ती करने में अच्छा लगता है। उनके साथ खेलना कूदना, मतलब और बोलना, उनके संग खेलना, मतलब यही सारी चीज़ें उसको करने में अच्छा लगता है। मतलब पढ़ाई भी वो करता है, लेकिन उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। मतलब जैसे बचपन के हमारे गेम्स होते थे, मतलब जैसे पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, बचपन में खेलते थे मतलब। और ऊंच नीच का पापड़ा, और बर्फ पानी हो गया, और अंताक्षरी हो गया। मतलब ये तो थोड़े सीनियर लोग खेलते, लेकिन बचपन के भी जो छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, या ये कुछ गेम हुआ करते थे। तो मतलब तो ऐसा कहा फिर जैसे मैंने बताया कि वो बचपन के टाइम में वो ऐसे अगर गेम खेलने में बच्चे को मजा आता है, स्कूल हो चाहे वो घर के, मतलब घर के अंदर हो या गली में बस के हम उम्र के फ्रेंड्स हो। और कई बार वो खेलते वक्त गिरता भी है, उनको चोट भी लगती है, लेकिन फिर से वो वापस, चोट लगता है तो रोता है, लेकिन फिर से वापस पुरानी वाली कंडीशन है, खेलने कूदने के मूड में ही आ जाता है। मतलब बाल गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, पर कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है मतलब। लेकिन जैसे ही वो 13 साल क्रॉस करता है, फिर जो 14वें साल में एंट्री करता है, मतलब तब तो वो काफ़ी सीनियर हो चुका होता है मतलब। और देन वो उस एज से मतलब चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि क्या चीज़ लाइफ में गलत है, क्या चीज़ लाइफ में सही है मतलब। और उसे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, उसे अपने जो मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए मतलब। और कपड़े गंदे करेंगे तो टीचर भी मारेगी, मम्मी भी मारेगी, और उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम भी होगी। तो धीरे धीरे उसकी जो चीज़ों के प्रति मतलब समझने का उसका दिमाग होता है, धीरे धीरे उसका डेवलप होने लगता है। देन वो धीरे धीरे आगे की तरफ अपने बड़ी क्लासों में बढ़ता है। लेकिन जब बड़ी क्लासों में बढ़ता है मतलब, तो उसे फिर सब्जेक्ट्स को मतलब प्रिपरेशन करने में काफ़ी लगता है कि टफ है। हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम, इन माई सब्जेक्ट्स। वहाँ पे उसको फिर थोड़ी सी मतलब, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता नहीं होता मतलब, तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि जब वो धीरे धीरे क्लासों की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब बड़ी क्लास 7 8 9 10, फिर कॉलेज भी, फिर आगे का अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी, और दूसरी तैयारियाँ भी होती हैं मतलब। तो उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, वो इस वीडियो के थ्रू अब मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि वो जो 5 सीक्रेट है, अब मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मतलब कि अगर आप उन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे अपने मतलब फ्यूचर के अंदर, तो चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब आप अच्छे मार्क्स किसी भी क्लास में उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करने के बाद आप ला सकते हो मतलब। तो मैं आपको पहला सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, क्योंकि आप सीनियर क्लास में हो मतलब, तो जितना ज़्यादा हमारी सीनियर क्लास होती है, उतना ज़्यादा हमें फिर एक दिमाग में स्ट्रेस होता है कि हमारी बड़ी क्लास है। जैसे 10वीं 12वीं में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो हमें दूसरे स्कूल में जाकर हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा मतलब। और दूसरे ही स्कूल होगा, और हाँ दूसरे टीचर आएंगे आप एग्ज़ाम लेने के लिए, तो इस चीज़ का अपने दिमाग में स्ट्रेस होता है। तो मतलब उन्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, वो अब हम इस अब उन सीक्रेट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे मतलब। तो जैसे मैं आपको पहले से बताया हूँ कि जो हमारा पहला जो सीक्रेट है मतलब, कि एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारा जो पहला सीक्रेट वो है, आपको
जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इनका आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब तैयारी कर रहे हो, उस पर आपको अपना पूरा फोकस रखना है। मतलब जो आपका फोकस का लेवल है, मतलब कि अगर आप जिस टाइम भी आप उसकी प्रैक्टिस मतलब उस मतलब प्रिपरेशन करते हो, मतलब स्टडी करते हो, उस टाइम मान लो आपने दिन भर में 3-4 घंटे आप स्टडी करते हो। मान लो सुबह आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक स्टडी करते हो, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाते हो, या शाम को आने के बाद 10 से 12 1 बजे तक आप स्टडी करते हो। तो उस टाइम जो भी आप स्टडी कर रहे हो, मतलब उस टाइम जो आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस है टोटली उस टाइम आपकी उस स्टडी पर ही होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं आजकल के टाइम में से, जब हम मतलब जब मैं 2011 में अपना ट्वेल्थ क्लियर किया और 2015 अपना ग्रेजुएशन किया, मतलब तो इस टाइम 2011 में तो मोबाइल वगैरह का बहुत स्मार्टफोन्स का उतना वो ही नहीं था, मतलब चलन ही नहीं था। मतलब 2015 में भी मैं एंड में जाकर फाइनल ईयर में मैंने फ़ोन लिया था। मतलब उसके पहले भी मेरा फ़ोन सिर्फ नंबर वाला ही था। तो कहने का मतलब तो आज सभी बच्चों मतलब जो स्टडी वगैरह करते हैं सबकी फैमिलीज हैं, बच्चों के पास स्मार्टफोन वगैरह है। मतलब तो माइंड डिस्टर्ब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि एक तरह आप फ़ोन पे रखे हुए होते हैं, आपके सामने पड़ा हुआ होता है, और आपके फ्रेंड्स वगैरह कभी मैसेज आ सकता है, कभी कॉल आ सकता है, या आपके से कुछ भी उनको काम हो सकता है। मतलब तो वो एक डिस्टर्ब करने का चांस होता है। तो यहाँ पे हम जैसे हम बात कर रहे थे फोकस की, कि अगर आपका फोकस अच्छा होगा, मतलब आपका फोकस पूरा का पूरा होगा जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मतलब और जिस टाइम आप अपना स्टडी का टाइम आपने जो निर्धारित कर रखा है, मतलब उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे हो, मतलब जो अगर उसको याद कर रहे हो, तो आपका 100% फोकस होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? आपकी उस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ों पे। कि अगर आप एक तरफ आप फोकस करके अपना स्टडी कर रहे हो, लेकिन किसी का मैसेज आ गया, कॉल उठा लिया, फिर एक बार कॉल उठा लिया, मैसेज का रिप्लाई किया, तो उसमें फिर हमारा इधर से डाइवर्ट हो गया, हम उस काम में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा फोकस खराब होने का चांस रहता है। मतलब वरना फोकस अच्छा नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर सकते। तो पहला जो सीक्रेट है कि आपको अच्छे से अपना जो आपका फोकस लेवल आपको बढ़ाना होगा। और जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी सब्जेक्ट्स का, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब तो आपको अपना जो फोकस का लेवल है उसको बढ़ाए रखना पड़ेगा। और जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपका उस टाइम पूरा का पूरा फोकस आपकी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मतलब तो आपका जो पहला सीक्रेट हो गया फोकस। फोकस का आपको हमेशा ही इसको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को आप टाइम दे के उसकी याद कर रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा फोकस उस समय आपके उसी सब्जेक्ट की स्टडी पर होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा पहला सीक्रेट, कि फोकस का होना बहुत ही आवश्यक है, वो भी 100% जब आप स्टडी कर रहे होते हो स्टडी के टाइम में। जो हमारा दूसरा जो सीक्रेट है, जो सेकंड सीक्रेट है, मतलब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए, वो है आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि जब आप फोकस, जैसे मैंने बताया फोकस तो कर ही रहे हो, तो जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनको आप अच्छे से निचोड़ निचोड़ दो। मतलब कि उसकी एक एक जो बारीकियाँ होती हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से रफली पढ़ लिया, और उसकी जो स्टेप्स होते हैं, मतलब क्वेश्चंस के अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिए हुए होते हैं, उनको ABCD करके कई सारे मतलब उसमें स्टेप्स में डिवाइड किया होता है आंसर्स को वगैरह। मतलब और प्रैक्टिस करने के टाइम पे जब हम किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है जो बड़ी क्लासों में एक एक क्वेश्चन के आंसर में हमें जैसे 6 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के भी आते हैं, मतलब उनको डिफाइन करने में ही मतलब एक एक दो दो पेज भरना पड़ता है। तो आपको इतना चीज़ें जब याद होंगी तभी आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो। तो कहने यहाँ पर बात आती है हार्डवर्क की। तो हार्डवर्क का मतलब ये कि जो बड़े बड़े 6-6 मार्क्स के या 10-10 मार्क्स के 8-8 मार्क्स के जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेलिंग में उस क्वेश्चन का, क्योंकि आप उसके बारे में लिख सको, मतलब 2 से ढाई पेज भर सको लिखा होता है कि आपको अगर ये 6 मार्क्स का है तो आपको इसका जो उत्तर है, आपने देखा ही होगा कि आपको 80 से 100 वर्ड्स में देना है, या 100 से 120 वर्ड्स में, या 100 से 150 वर्ड्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतने बड़े बड़े आप मतलब इन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद रखना है इतने बड़े बड़े, तो आप कैसे याद रखोगे? वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़ाई करके तो नहीं रख सकते ना, सिर्फ फोकस करके। मतलब फोकस तो चाहिए ही, साथ में आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। मतलब जो चाहे वो सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, चाहे वो मैथ हो, SST हो, हिस्ट्री हो, मतलब जिस जिस स्टेप से वो क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब जिस स्टोरी से बना हुआ है, जिस लेसन से उस क्वेश्चन बना हुआ है, तो उस टॉपिक का आपको एवरीथिंग अच्छे से याद होना चाहिए। और याद होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको
हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि मान लो कोई स्टोरी है, इंग्लिश में क्या होता है बेसिकली स्टोरीज होते हैं, पोएम्स होते हैं, उससे क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश के एग्जाम में कि टेल मी अबाउट दिस स्टोरी या टेल मी अबाउट दिस पोएम ब्रीफली इन 100 to 150 वर्ड। अगर वो क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, मतलब तो जब आप उसके बारे में पढ़ो रहोगे आपको अच्छे से वो याद होगी स्टोरी, या उसके बारे में आपको अच्छी उस आपने उसका अच्छे से हार्डवर्क कर रहा होगा फोकस के साथ, तभी आप उसका आंसर दे सकते हो, मतलब 100 से 150 वर्ड्स के अंदर। तो जब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्डवर्क की हमने बात की, तो आपको हार्डवर्क हर सब्जेक्ट का करना पड़ेगा फोकस के साथ। मतलब तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह हो, जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स या लेसन है, आपको उन सभी टॉपिक्स का, उन सभी लेसन्स का अच्छे से हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क करने से ही आपको वो चीज़ अच्छे से याद होगी। मतलब तो हमारा जो दूसरा सीक्रेट है वो है आपको हार्डवर्क को अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो एग्ज़ाम के अंदर, तो आपका जो सेकंड मैंने बताया वो था अपना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का अच्छे से इसकी प्रिपरेशन के लिए। मतलब और उसको अच्छा मतलब फोकस के साथ आपको उसके हार्डवर्क के थ्रू आपको अच्छी उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये था हमारा दूसरा हार्डवर्क। जो हमारा तीसरा सीक्रेट है वो है आपको जो स्टडी है, मतलब स्टडी ऑन टाइम। मतलब आपको जैसे अगर आप बड़ी क्लास में, जैसे कहा जाता है कि जब 8वीं तक, जैसे 8th क्लास, अगर जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ तो 8वीं तक डीबीटी की बुकें होती थी, डेली बुक्स टेक्स्ट ऐसे करके डीबीटी की। और जब जैसे ही हम 9th में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी क्या रहती है डेली के अंदर, तो 9th से फिर हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें होती, मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी किताबें होती हैं। मतलब तो 9th से फिर थोड़ा जो स्टैंडर्ड होता है स्टडी का चेंज हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं मतलब एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके लिए आपको फिर जो एक स्टडी का जो टाइम होता है आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, और उसी डिसाइडेड टाइम पे आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो जैसे हर स्टूडेंट्स का एक अलग मतलब प्रैक्टिस करने का, याद करने का एक अलग तरीका होता है, और उसका अपना अलग टाइम होता है उसका डेली शेड्यूल के हिसाब से। तो ज़्यादातर जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो जब मैं 11th 12th में था या जब मैं कॉलेज में भी था, मतलब तो मेरा जो स्टडी का टाइम होता था, ऐसा कहा जाता है कि सुबह के टाइम 4 बजे उठो, 4 से 7 बजे तक या 5 से 7 बजे तक अर्ली मॉर्निंग उठो, क्योंकि उस टाइम कोई भी उठा हुआ नहीं होता है, किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार की चहचहाट नहीं होती है। मतलब तो जो सुबह का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम जब किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करोगे तो आपको पूरा पूरा कंसंट्रेशन लेवल जो होगा उसी चीज़ को करने में होगा। तो अगर आप स्टडी भी सुबह सुबह उठकर जल्दी उठकर स्टडी करते हो, मतलब तो आपका जो या जो भी चीज़ आप याद करोगे उस टाइम में, मतलब आपको अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो यहीं पे जैसे मैं बताया स्टडी ऑन टाइम, तो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन में पूरे 24 घंटे के अंदर 2 आपको टाइम डिसाइड मतलब फिक्स कर ही देना है स्टडी का। जैसे मैं सुबह 5 से 7 बजे या कभी 4 से 7 बजे तक सुबह होकर स्टडी करता था, मतलब और हर सब्जेक्ट को 1 घंटे के 1 घंटे प्रैक्टिस करता था, उसकी स्टडी करता था उनके लेसन उनके टॉपिक्स के बारे में। और उसके बाद क्योंकि मेरा सुबह का कॉलेज था, मतलब तो मैं सुबह जब कॉलेज लाइफ में मैं सुबह कॉलेज जाता था और मेरा कॉलेज खत्म होता था 3 बजे तक। उसके बाद मैं मतलब फिर आके स्टडी वगैरह करता था, मतलब तो उसके बाद घर पे आया, घर पे थक ज़्यादा मतलब काफ़ी थका हुआ होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर एक मन नहीं करता था, इसलिए मैं सुबह क्योंकि कॉलेज जाने से पहले मैं 5 बजे उठ के 6-7 बजे तक स्टडी करता था। उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता था। देन रात को जब 10 बजे का टाइम होता था, उस टाइम भी मैं मतलब 10 से लेके 1 बजे तक जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होता था, मतलब उनकी तैयारी करता था, उनके बारे में उनके स्टोरीज को पढ़ता था, इंग्लिश हिंदी के जो मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे। अगर इकोनॉमिक्स है तो उसका रूल क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब तो उनके उनकी उन चीज़ों को पढ़ता था। जैसे मैं बीए प्रोग्राम मैंने किया था कॉलेज में, मतलब 3 साल का, मतलब सेमेस्टर के हिसाब से। तो 2011 से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया था, तो हर साल हमें 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देना होता था। तो उनका सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने अपने जैसे आपको बताया कि मैं जैसे जो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन भर में 2 टाइम आपको डिसाइड करके रखना ही चाहिए। मतलब तो पहला आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुबह
और 4 से 7 या 5 से 7 कर सकते हो। मतलब अगर आप स्कूल में हो, क्योंकि आप 7 बजे तक स्टडी करोगे, बाद तैयार होकर स्कूल जा सकते हो। और फिर रात को 10 से आप 1 बजे का भी, जैसे मैं करता था, मतलब एक टाइम डिसाइड करके आप उस टाइम में आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम अपने मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कम से कम दिन भर में 2 अच्छे टाइम को डिसाइड करना चाहिए जिस पे आप स्टडी कर सको। तो आप स्टडी ऑन टाइम, आप जो भी डिसाइड नहीं किया, तो डिसाइड अगर आपने नहीं किया है स्टडी का टाइम, तो डिसाइड कर लीजिए। सुबह 4 से 7 बजे तक कर लीजिए और शाम को 10 से 1 बजे तक, फॉर मेरे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपको इसके अलावा भी अगर आप अपने टाइम डेली शेड्यूल के साथ कोई टाइम बना सकते हो, तो वो और ज़्यादा बेटर है। मतलब तो वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब कि आपको मतलब किस टाइम में आप फ्री हो, उसके हिसाब से आप अपना बना सकते हो। बाकी मैंने आपको 2 ऑलरेडी ऑप्शन के तौर पर दे दिया है। तो ये हमारा जो तीसरा सीक्रेट है कि आपका जो भी आप स्टडी का टाइम आपने डिसाइड किया है, तो आप उस टाइम में स्टडी जरूर कीजिए। उस टाइम में आप उस चीज़ का फोकस के साथ, हार्डवर्क के साथ स्टडी ऑन टाइम, यानी जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पर आप स्टडी जरूर कीजिए। हमारा तीसरा सीक्रेट था स्टडी ऑन टाइम। जो हमारा फोर्थ सीक्रेट है जो अच्छे मार्क्स को लाने के लिए, वो है जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स, जो भी आप जिस भी क्लास में हो, आपके पास सब्जेक्ट्स वगैरह तो होंगे ही। मतलब तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस ऑन टाइम, मतलब जो आपने टाइम डिसाइड किया है स्टडी करने का, तो उस टाइम में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस तभी जब करोगे, तभी आप उसको उसके जो जब एग्ज़ाम वगैरह होंगे, तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह ला सकते हो। मतलब तो जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, या अगर आप कॉलेज वगैरह में, तो जैसे बीए प्रोग्राम जब मैंने लिया था, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस था। बाकी मुझे हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह में तो चूज़ करने को, संस्कृत वगैरह में से सेलेक्ट करना पड़ा था। तो मैंने हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया था। सेकंड ईयर में हिंदी, इंग्लिश में एक होता था, और थर्ड ईयर में भी इतने से जो हमने अगर स्किप कर दिया वगैरह सारा मिल जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब, तो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, तो आपको उन सब्जेक्ट की, जो हमारा फोर्थ सीक्रेट था, मैंने बताया कि आपको उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मतलब तभी आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब तो जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है मतलब स्टडी का, उस टाइम में आप उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स में जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक है, जो भी पाठ वगैरह है, मतलब आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपना पूरा पूरा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स के बारे में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मतलब जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट सीक्रेट है, वो है कि लेस यूज फोन। जैसे आज के 10 साल पहले तो इतना फ़ोन का चलन नहीं था, मतलब बहुत ही कम लोगों के पास स्मार्टफोन दिखते थे, वो भी छोटे छोटे कैमरे वाले। मतलब बाकी और जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, वो टच वाले फ़ोन, मतलब जो जिसमें नॉर्मल बटन्स वगैरह से चलाते थे, कॉलिंग वगैरह, इनकमिंग और आउटगोइंग हुआ करते थे, एसएमएस वगैरह कर सकते थे। मतलब आजकल के टाइम में बड़े बड़े फ़ोन्स आ गए, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह। मतलब तो कहने का मतलब आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल हर, जैसे फैमिली में सबके पास भाई, बहन, पेरेंट्स, सबके पास बड़ा बड़ा फ़ोन होता है। मगर मतलब मिडिल क्लास में या नॉर्मल क्लास में सबके पास, मतलब स्मार्टफोन तो हर किसी के पास होता ही है। मतलब तो और स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनके पास भी आजकल मोस्टली स्टूडेंट के पास फ़ोन यूज़ होता ही है। तो अगर आपके पास, तो मैं आपको जो फिफ्थ मैंने बताया सीक्रेट कि आपको मोबाइल का लेस यूज़ फ़ोन, यानी मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि मोबाइल, और जो मोबाइल होगा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। खासतौर पर अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह है, तो जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, तो मेरे पास स्मार्टफोन था ही नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल फ़ोन्स को यूज़ करता था जो बटन वाले हुआ करते थे। इसीलिए जब बटन वाले हुआ करते थे, तो ज़्यादा फ़ोन का यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते आप कॉलिंग और इनकमिंग और एसएमएस के अलावा। तो ज़्यादा मैं अपना टाइम फोकस स्टडी पर करता था। और जब ट्वेल्थ तो मैंने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे मार्क्स लेके आया 76%, तो मैंने कॉलेज भी रेगुलर पढ़ा। पीजीडी, मतलब जो मेरा दिल्ली में पीजीडी भी कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना मॉर्निंग शिफ्ट से 2015 में अपना स्टडी कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने जो भी आपका क्लास है, तो आपको मोबाइल का आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ करने लगे हैं, बच्चों के पास भी स्मार्टफोन होते हैं, मतलब
चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। मतलब तो अगर आप अपने स्टडी के प्रति सीरियस हो और वाकई में मतलब वो आपकी मर्जी है, आपको अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करने का हक है, मतलब और आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको मोबाइल में मतलब जो दूसरे काम से होते हैं मतलब वो आपको करना है, चाहे वो आपको दोस्त वगैरह से चैटिंग हो या बातें हो, मतलब वो आपको डिसाइड करना है। स्टडी का जो एज होता है वो कहा जाता है कि वो 30 साल तक मैक्सिमम होता है। 30 साल के बाद आप जितना आपने स्टडी कर लिया उसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते। मतलब करना अगर आप करोगे तो आपके दिमाग में उतना वो चीज़ नहीं हो पाता है, मतलब फिर दिमाग जो होता है और ज़्यादा फिर आप मतलब आपकी स्टूडेंट एज खत्म हो चुकी होती है 30 साल के बाद, मतलब फिर वो घर गृहस्थी वाली हो जाती है। तो कहने का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वाकई में अपने पढ़ाई के प्रति अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो मतलब, तो आपको लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने मोबाइल का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा, बहुत ही कम चीज़ों के लिए। अगर आप कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, कुछ जानकारी निकालनी है, यूट्यूब या गूगल पे जाकर आप निकाल सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो तो। वरना अगर आपको किसी में टीचर से बात वगैरह करनी है, किसी चीज़ की हेल्प लेनी है, जैसे कॉलेज में टीचरों से हमारे पास टीचरों के नंबर होते हैं, तो कोई सब्जेक्ट हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को फ़ोन करके उनसे बात कर लिया, उनसे समझ लिया कि सर मैं इस टॉपिक में फंसा हूँ, इस लेसन में फंसा हूँ, तो क्या आप मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह में जैसे जो टीचर वगैरह होते हैं उनके ग्रुप वगैरह बने होते हैं कि वो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराते हैं तो उस क्लास में जो बच्चे हैं तो उनका ग्रुप बना देते हैं, कुछ भी हो तो वो बच्चा ग्रुप में पूछ सकता है, मतलब तो उस पर्पज से ठीक है। लेकिन अगर आप स्टडी पर्पज से कुछ भी सर्च करना चाहते हो फ़ोन के अंदर, तो उस पर्पज से भी आप एक थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ की जानकारी निकालो, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन को यूज़ आप मत कीजिए, क्योंकि उससे आप फिर और ज़्यादा मतलब दिमाग भटकने का चांस और स्टडी पर फोकस करने का चांस नहीं रहता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे जैसे मोबाइल में फीचर्स होते हैं, मतलब प्ले स्टोर के अंदर गेम्स हो गया और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आजकल तो बहुत सारे जैसे शॉर्ट वीडियोस ऐप आ गए हैं, स्नैक हो गया, मौज हो गया, जोश हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मतलब तो इन पर लोग अपना जो आजकल के मतलब ज़्यादातर जो यंगस्टर है मतलब, तो लोग शॉर्ट वीडियोस बना के डालते हैं, स्टूडेंट्स भी डालते हैं बनाकर, मतलब तो ऐसे मतलब अगर आप स्टडी के प्रति सीरियस हो तो मैंने फाइनली वही बात बता रहा हूँ कि मतलब आपको कम यूज़ फ़ोन करना चाहिए। मतलब तो अगर आप कम फ़ोन यूज़ करोगे तो आप ज़्यादातर फिर जो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादातर अपना टाइम जो दोगे वो स्टडी पर ही दोगे। अगर स्टडी पर अपना ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका अच्छे से वो चीज़ प्रिपरेशन होगा, मतलब मतलब से अगर आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी, मतलब सब्जेक्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। मतलब तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या नहीं लाने हैं एग्ज़ाम के अंदर। बाकी मैंने आपको 5 सीक्रेट्स बता ही दिए ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू। तो एक बार मैं आप सबको फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारे आज के 5 सीक्रेट्स थे इस वीडियो के अंदर, जिसको अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप स्टूडेंट्स हो मतलब अपने जो आप करंट लाइफ है मतलब स्टूडेंट हो, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेके आओगे। क्योंकि मैंने भी इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके 12th में 76%, कॉलेज में भी 63% मतलब लेके आया, फर्स्ट डिवीजन पास आउट हुआ। मतलब अपने मतलब जो मेरा कॉलेज था मतलब वहाँ से मैं पास आउट हुआ, और इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके हुआ। मतलब तो जैसे कि मैंने पहला आपको बताया था कि पहला था हमारा फोकस, अब दूसरा था हमारा हार्ड वर्क, तीसरा था हमारा स्टडी ऑन टाइम, यानी आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए उस पर आप स्टडी कीजिए, सब्जेक्ट्स की अच्छे से उस टाइम स्टडी कीजिए। जो चौथा था हमारा वो था सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑन टाइम, जो भी आपके सब्जेक्ट है उनकी जो आपकी स्टडी टाइम उसी टाइम पर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जो आपने समय को निर्धारित कर रखा है अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट था वो था हमारा लेस यूज फ़ोन, मतलब आपको अपने लाइफ के अंदर अगर आप स्टूडेंट्स हो किसी भी क्लास के या किसी भी कोर्स के, मतलब तो आपको मोबाइल कम से कम उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये आप ही के लिए अच्छा होगा, बाकी तो आप पे निर्भर करता है कि आप आपकी मतलब आपके अंदर से कितनी उस चीज़ के प्रति उत्सुकता है, चाहत है या इच्छा है। मतलब अगर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, मतलब 70 से 80 90% मतलब, तो आपको फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करना है अपनी लाइफ के बारे में। मतलब तो ये थे दोस्तों कुछ 5 सीक्रेट्स जिनको मैंने आप सभी के संग शेयर किया और बताने की कोशिश किया कि अगर आप भी अपने लाइफ के प्रति जो आपकी स्टडी लाइफ है या जो भी आपके क्लास है और उन क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, मतलब और लाकर आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आजकल जो टॉपर होते हैं क्लास के अंदर, खासतौर पर अगर आप 70 से ऊपर नहीं लाए तो आपको कोई नहीं पूछता, या बोलते नहीं कि आपने मतलब एक वैल्यू नहीं होती, मतलब 70 से ऊपर नहीं लाओ तो मतलब
तो लगता है कि क्या मतलब क्या हमने कौन सा बहुत बड़ा वो तीर मार लिया जैसे कहा रहता है। तो इसीलिए कम से कम आप किसी भी क्लास में कम से कम कोशिश करो 70% से ऊपर लाने की। 70% आप ऊपर लेके आओ तो आपको भी एक फीलिंग होगी। और खासतौर पर अगर आप रेगुलर कॉलेज पढ़ना है तब तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि आजकल के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज की कट लिस्ट निकलती है मई जून के आसपास, तो 80-90% तक जाती है। 70 वालों को भी आंसर नहीं मिल पाता आजकल के टाइम में। मैंने तो 2011 में 76% आया, उस टाइम के हिसाब से 76 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और मैं फर्स्ट डिवीजन में था अपनी क्लास के अंदर, तो मेरा तो इजीली एडमिशन हो गया, सेकंड कट लिस्ट में नाम आ गया था। आजकल के टाइम में 80-90 पे 80 वालों का भी इवनिंग में होता है कई जगहों पर, मतलब 80 वालों को भी मॉर्निंग में नहीं मिल पाता, क्योंकि मॉर्निंग की जो कट लिस्ट आती है 90 तक जाती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर रेगुलर कॉलेज पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है। मतलब वहाँ पे कॉलेज जाना, सुबह के टाइम क्लासों को अटेंड करना, नोट शेयर करना, असाइनमेंट बनाना, तो नए नए फ्रेंड्स बनते हैं मतलब। और काफ़ी कैंपस होता है अच्छा सा मतलब, और काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लाइफ होती है कॉलेज की, जो मैंने ऑलरेडी उसको जी चुका हूँ मतलब अपनी जो मेरी कॉलेज लाइफ थी मतलब। तो बस मैंने आपके संग यही 5 टिप्स के थ्रू बताने की कोशिश किया कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इन 5 रूल्स को फॉलो करो, तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे मेरी तरह, जैसे मेरे 12th क्लास में और कॉलेज में भी आए। और और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। मतलब इसमें मैंने आप सभी को 5 टिप्स बताए जिसके थ्रू आप किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आप उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करोगे। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी आपके दोस्त वगैरह जो फ्रेंड्स हैं जो अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी सब्जेक्ट्स में मतलब, तो आप उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन 5 सीक्रेट्स को जान सकें, और जानने के बाद वो उन रूल्स को फॉलो कर सके और फिर अच्छे अपने अपनी क्लासों में जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो सके, आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दोस्तों आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे अच्छे मानव कैसे बने, मतलब अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग कैसे बने। हमें जीवन में अच्छे मानव बनने की आवश्यकता है, गुड ह्यूमन बीइंग बनने की आवश्यकता है। तो हम कैसे बने, उसके लिए आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि हमें जीवन में एक अच्छा मानव बनना चाहिए। अच्छे मानव बनने के लिए 3-4 चीज़ें हमें दिमाग में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब पहले जो होती है, पहला जो हमारा आज का जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एक्सेप्ट गुड हैबिट्स। मतलब आपको जीवन में अच्छी आदतों को अपनाने की आवश्यकता है। जैसे कि हम बात करेंगे तो अच्छी आदत मतलब गुड हैबिट्स, जैसे सुबह उठकर जल्दी उठना, सुबह उठकर जल्दी उठने के बाद टाइम पर मतलब क्या बोलते, सुबह उठकर हो सके तो वॉक वगैरह करना, मतलब सुबह जाकर वॉक वगैरह करना। उसके बाद क्या बोलते हैं फिर स्टडी अगर हो सके तो कई लोग जैसे जिनके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर या सब्जेक्ट का स्टडी का प्रेशर होता है तो सुबह के टाइम 5 बजे उठकर अपना मतलब हैबिट्स की बात कर रहे हैं, मतलब अच्छा मानव बनने के लिए
मतलब आप सुबह के टाइम उठकर स्टडी कीजिए, अच्छी स्टडी करोगे तो आप अच्छे सब्जेक्ट में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे एग्जाम देने के बाद। अच्छे नंबर से पास हो गए तो आप एक अच्छे हैबिट्स को अपना रहे हो, मतलब जब अच्छी नॉलेज होगी आपकी, अच्छी आपकी डिग्री वगैरह होगी तो आप आगे जाकर अच्छे ह्यूमन बींग ही बनोगे, क्योंकि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो सुबह उठकर अच्छे हमारा सब्जेक्ट का स्टडी करना, नहीं तो मॉर्निंग वॉक करना, मतलब या फिर सुबह उठकर मेडिटेशन करना, योगा करना, फिटनेस के लिए सब हमारी अच्छी आदतें हैं। मतलब उसके अलावा और फिर अगर कोई आपसे बड़ा व्यक्ति है या आपके भाई है, पिताजी हैं, दादा दादी, नाना नानी है, मतलब हर सुबह उठकर मतलब फ्रेश होने के बाद जो आपके पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो अच्छे हैबिट्स में यही माना जाता है सुबह उठकर सबसे पहले हमें जो हमारी धरती माता होती हैं, मतलब हमें अपनी मातृभूमि का मतलब अपने सबसे पहले उसको छूना चाहिए, स्पर्श मतलब जमीन को छू कर, जो मातृभूमि छू कर उनका धन्यवाद करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, मतलब उनका धन्यवाद करना चाहिए पहले कि हम आप आज हमें फिर से एक नया दिन मिल रहा है अपने आप को बेस्ट बनाने का। उसके बाद अपने पेरेंट्स के पैरों को छूना चाहिए कि हमें आप ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम आज कुछ फिर अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखें। फिर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, उनके पैरों को छूना चाहिए और सबसे ब्लेसिंग लेते हुए फिर हमें अगर स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए, और अगर जॉब पे जाना है या कॉलेज जाना है तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो ये था हमारा मतलब अच्छी आदतों को अपनाना। फिर अगर हमसे बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, बड़ा व्यक्ति है तो पैरों को छूते हुए मतलब उनसे आशीर्वाद लेना, और जो भी वो काम बोलते हैं या काम करने को बोलते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना, मतलब जो भी हमें काम करने को बोलते हैं। और अगर हमसे छोटा व्यक्ति है तो छोटों को प्यार देना, मतलब तो छोटा अगर हमसे छोटा भाई है, छोटी बहन है, या फैमिली में कोई है, भतीजा भतीजी है, मतलब तो उनसे प्यार करना उनको, और जो भी हमने अच्छी चीज़ों को सीखा है अपने हैबिट्स के अंदर उन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करना, मतलब अपने अच्छी आदतों को मतलब आगे छोटे बच्चों को सिखाना जो हमसे छोटे हैं, क्योंकि हम अच्छे बनेंगे और हमारे संस्कार मतलब हमारे अच्छी आदतों अगर वो बनाएंगे तो वो भी हमारे जैसे ही बनेंगे। तो ये था हमारी हैबिट्स को मतलब अच्छे से बातचीत करना, छोटे से प्यार करना, बड़ों के पैर छूना। उसके बाद आती है अच्छे संस्कारों को अपनाना, मतलब अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, अच्छा मानव बनने के लिए मतलब अच्छी हैबिट्स को अपनाने के साथ साथ मतलब आपको अच्छे संस्कारों को भी अपनाना पड़ेगा। अच्छे संस्कार मतलब जैसे हर व्यक्ति, हाँ, चाहे वो आउटसाइडर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, जैसे हम बाहर जाते हैं मतलब तो अलग अलग तरह के लोग हमें दिखते हैं। ऑफिस में मतलब जैसे आंटी वगैरह काम करती हैं, या कोई साफ करने वाली आंटी आती हैं, मतलब या सुबह के टाइम दूसरे बंदे आते हैं गली में, मतलब कई बार कूड़ा उठाने वाले बंदे भी आते हैं, मतलब जो गाड़ी लेके आते हैं। तो मतलब कहने मतलब आपको जो मतलब हर व्यक्ति से अच्छे से बात करना, अच्छे से समझाना, और जैसे मैंने बताया कि आपको अच्छा अपना बिहेवियर रखना, चाहे वो कैसा व्यक्ति क्यों ना हो। टीचर, आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आप टीचर वगैरह होते हैं, तो अगर वो आपको कोई भी चीज़ समझाते हैं मतलब तो आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए, मतलब क्योंकि आप सुनोगे तो जैसे मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जीवन के 3 सच्चे साथी, मतलब कि जीवन के वो 3 लोग जो हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं निकाल लेके जाते या कभी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाते, वो होते हैं हमारे माता पिता और गुरु। ये 3 लोग हमें हमेशा अच्छे रास्ते पर दिखाएंगे, हमें हमेशा मोटिवेट करेंगे, हमेशा गाइड करेंगे, हमारा मेंटरिंग करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि टीचर अगर आपको कुछ बात बता रहे हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब तो आपको उनकी बातों को जो भी वो बता रहे हैं उनको सुनने की आवश्यकता है। और जब हमसे कोई बड़ा बोल रहा होता है तो वहाँ पे एक चीज़ कहा जाता है, मतलब जब कोई बड़ा व्यक्ति हमें कुछ समझा रहा होता है, कुछ बता रहा होता है या किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो हमें उस चीज़ को जवाब देने की बजाय या कुछ पूछने की बजाय, मतलब पूछो लेकिन एक ब्रेक के बाद, लेकिन जब तक वो बंदा अपना कंटिन्यूस स्पीच दे रहा है या बता रहा है, मतलब उन चीज़ों को सुनते रहो और सुनने की कोशिश करो कि वो बंदा एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है और किस टॉपिक को लेकर अगर वो बात कर रहा है बंदा। क्योंकि एक संस्कारी व्यक्ति वही है जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ समझा रहा होता है बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करते, वरना वो फ्लो खराब हो जाता है। तो आपको इस हैबिट को भी बनाना चाहिए कि कोई आपसे बड़ा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, अगर कोई अच्छी बात बता रहे हैं आपको गलती करने पर, या आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझा रहे, मतलब पहले उनकी बातों को सुनना चाहिए। सुनने के बाद अगर आपको डाउट लगता है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना आपको किसी टॉपिक को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो पहले आप उन चीज़ों को अच्छे से सुनो जब तक कि वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट या वो बात खत्म नहीं हो जाती। उसको पूरा सुनने के बाद फिर अगर आपको कुछ डाउट लगता है, क्वेश्चन आता है या आपके दिमाग में कुछ उठता है, मतलब किसी चीज़ का मतलब कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, मतलब
तो आप अपने पेरेंट्स से या बड़े भाई से या ग्रैंड पेरेंट्स से या आपके जो गुरु जी हैं, आपके टीचर हैं, उनसे आप पूछ सकते हो, फिर वो आपकी उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। बट समझाते वक्त बीच में टोकना नहीं चाहिए। इस तरीके से क्या हो जाता है कि जब दो बड़े बीच में, मान लो आप बैठ के मतलब अपने पेरेंट्स के बीच में बैठे हुए हो और आपके फूफा जी, ताऊ जी, चाचा जी, नानी जी, मतलब दो सीनियर बंदे आपस में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे एक संस्कार में ये भी कहा जाता है कि जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो तो बीच में छोटे जो उनसे एज में छोटे होते हैं या तजुर्बे में छोटे होते हैं, तो उनको बीच में उनके आपसी बात के बीच में टोकना नहीं चाहिए या उनको आपसी बात करते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा संस्कार है, मतलब कि आपको मतलब इस तरह का मतलब कोई बात करना हो तो आपको बीच में टोकना नहीं चाहिए। दूसरा, आप अच्छे मानव कैसे बन सकते हो? अपने अंदर दयालुता की भावना को लाकर, काइंडनेस की भावना को लाकर। तो कोई भी व्यक्ति होता है, आपको उसके संग अच्छे से मतलब उसके संग अच्छी दयालुता की भावना, काइंडनेस की भावना रखनी है। गरीब कोई व्यक्ति दिखता है तो कभी कभी उसकी मदद कर दे। गली में जानवर घूमते तो कई जो शरारती बच्चे होते हैं, मैंने कई बार देखा है कि पत्थर उड़ा के उसको हिट कर देते हैं तो डोके भाग जाता है, मतलब या कहीं छुप जाता है, गली से निकल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समझदार हो, मतलब आप बच्चे हो, तो आपको छोटे बच्चों को समझाना चाहिए कि, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो बोल तो सकते हैं नहीं है, मतलब और वो भी आप पर ही, गली के लोगों पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं कि आप उन्हें कुछ खाने को देते। तो वहाँ पर भी हमें गली के जो जानवर होते हैं उनकी देखभाल करना, कहने मतलब कुछ जो खाना, मतलब जैसे अच्छे संस्कारों के खाना कोई एक्स्ट्रा बन जाता है और ख़राब नहीं होता है, गली के बाहर किसी बर्तन में पानी या खाने को रख देना कि कोई गली में जानवर हो, कोई आए, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, क्योंकि घूमते रहते हैं अक्सर ज़्यादातर, या फिर गाय हो, कभी कभी वो उस खाने को खा ले और खाने का अनादर ना हो। पक्षियों के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना चुका हूँ कि पक्षी वगैरह भी गर्मियों के टाइम में धूप इतनी तेज होती है तो छत के ऊपर थोड़ा सा दाना वगैरह रख दिया, सीड्स वगैरह जो अनाज के होते हैं, और एक बर्तन में पानी रख दिया। इससे क्या होगा कि तो अगर आपके छत के ऊपर से गुजरेंगे, मतलब तो उसके ऊपर मतलब उनको दिखेगा खाने या पानी, तो आकर पी लेंगे या खा लेंगे, इससे उनकी भूख मिट जाएगी, प्यास बुझ जाएगी, और ज़्यादा दूर तक उनको उन चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ आज मैंने पॉइंट्स बताए हैं मतलब इस वीडियो के थ्रू कि अगर हम अच्छे संस्कारों को अपनाएंगे, हम अच्छे हैबिट्स को अपनाएंगे और हम अच्छी आदतों को अपनाएंगे और अच्छे बातों को सीखेंगे, मतलब तो हम अपने जीवन में एक अच्छे मानव बनेंगे, अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग बनेंगे, मतलब। और आज के समाज में हमें ऐसे ही व्यक्ति बनने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का हर व्यक्ति तो अच्छा जब बनेगा तो हर व्यक्ति अच्छे व्यक्ति और गुड ह्यूमन बीइंग से हर व्यक्ति कनेक्ट होना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो दोस्तों, ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें जीवन में अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग बनने की आवश्यकता है, अच्छा मानव बनने की आवश्यकता है, मतलब। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए प्रेरणादायक इंस्पिरेशन वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन, उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों बटन्स को प्रेस कर दीजिए, उन दोनों को दबा दीजिए ताकि आप मेरे चैनल कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमें जीवन में दयावान बनना चाहिए। हमें बी काइंड, हमें दयावान बनने की आवश्यकता है अपने जीवन के अंदर। तो हमें काइंड पर्सन बनने की आवश्यकता है और हमें बनना भी चाहिए। इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने की बात करेंगे और इसी चीज़ को लेकर आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम, जैसे कि मैंने बताया, आज हम बात करेंगे हमें अपने जीवन में दयावान बनने की आवश्यकता है, दयावान बनने की ज़रूरत है। दया मतलब आपको भी काइंड बनना है, मतलब काइंड का मतलब दयालुता की भावना अपने अंदर रखनी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मतलब जैसे आजकल के जो हमारा समाज है, हमारा जो आसपास का जो माहौल है, मतलब जहाँ सोसाइटी है कहने का मतलब,
इसमें 3 तरह के लोग रहते हैं, मतलब 3 प्रकार की जो क्लासेस है। एक फर्स्ट क्लास जो है वो रिच फैमिली से, मतलब जो करोड़पति हैं, मतलब हाई फाई कॉलोनियों में रहते हैं, मतलब बंगला है, गाड़ी है और कोठियाँ वगैरह है ना। तो जो आपको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह है, मतलब तो आप अच्छे स्कूल में आप, क्योंकि आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, रिच फैमिली से, तो आपको अच्छा स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छा खान पान होगा, अच्छी आपका रहन सहन होगा, कहने का मतलब। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज, मतलब जो नॉर्मल 100 गज, 50 गज, 40 गज या 150 गज में रहते हैं, मतलब 1-2 फ्लोर का घर बनवा कर, मतलब तो उनके पास भी सारी सुविधाएं होती हैं, बट वो उनकी भी एक तो इनकम होती है, लिमिटेड होती है, मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना ही वो, उससे थोड़ा ज़्यादा खर्च या उनकी उसी के साथ वो खर्च कर पाते हैं। और उनकी जो एजुकेशन होती है वो भी मतलब लगभग वही होती है, मतलब हाई फाई मान कर बचा सकते हैं, मतलब लेकिन उतना हाई फाई भी हम नहीं कह सकते। और थर्ड होती है नॉर्मल क्लास फैमिली, मतलब जो कि आजकल दिल्ली में हम कई जो वैसे इलाके होते हैं, मतलब जैसे साउथ दिल्ली में हम देखेंगे, जैसे संगम विहार हो गया, खानपुर हो गया, देवली हो गया या बदरपुर हो गया, मतलब कई ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर आज भी बहुत सारे नॉर्मल फैमिलीज, मतलब नॉर्मल फैमिलीज हम उन फैमिलीज को बोलेंगे, कहने का मतलब जो कई लोग रेंट पे भी रहते हैं, या जिनका 20-25 गज का मकान है, 1-2 फ्लोर का बना कर रह रहे हैं, तो इसके घर की में जो मुखिया है कमाने वाला, उसकी इनकम ही मतलब महीने की 10 से 15 हज़ार है, साथ में बच्चे भी हैं या उनके पेरेंट्स भी हैं, सबको अच्छे से मतलब देख रेख करना है, उनकी केयर करनी है। और दुनिया भर की टेंशन वगैरह भी होती है कि बच्चों को अच्छे से स्टडी कराना है, घर की ज़रूरतें पूरी करनी है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, राशन का हो, पढ़ाई का हो, और रेंट है तो रेंट पर रहते हैं तो रेंट का भी हो। तो मैं आप सभी से इन सभी चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दयावान मतलब काइंड बनने का मतलब इसका यहाँ पे क्या कनेक्शन या क्या इससे कि कैसे कनेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब जो जो व्यक्ति मतलब जैसे जब हम आज अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब हम जॉब पर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या हम ऑफिस जाते हैं, तो हम देखते हैं रास्ते में मतलब कई सारे, जैसे मंदिर के बाहर हम देखते हैं, मतलब कई सारे जो बैगर्स वगैरह होते हैं या कुछ लोग मदद मांगते हैं, मतलब कि उनके कुछ हेल्प कर दो या पैसे दे दो। कई सारे हमारे पास मतलब जैसे हमारे जो गांव के रूरल जगह पे देखते हैं कि मतलब कि जैसे वृद्ध आश्रम हो गया या अनाथ आश्रम हो गया, जहाँ पे गरीब बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं होता, या फुटपाथ पर, रेड लाइट पर कई सारे बंदे मांगते हुए दिखते हैं, मतलब तो ऐसे बंदे, मतलब ये तो और भी ज़्यादा हम नीचे की बात कर रहे हैं, बेरोजगार जिसके पास कोई मतलब कुछ है ही नहीं, ना घर है, ना स्टडी है, ना अच्छा खान पान है, मतलब तो वो कैसे लोगों पर डिपेंडेबल, मतलब कैसे लोगों पर आश्रित है, वो आश्रित है मतलब उन लोगों पर जिनके पास मतलब जो उनकी देख रेख कर सके, उनको थोड़ा बहुत मतलब उनको मदद कर सके। तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल फैमिलीज में मतलब वो करना तो चाहता है, वो दयालु की भावना भी रखता है, कई बार क्या होता है कि वो रास्ते में चलता है, मतलब क्योंकि उसकी लिमिटेड इनकम है, फिर भी कभी कभी वो किसी गरीब को 5-10 रुपये दे देता है, या किसी जानवर को ब्रेड या बिस्कुट डॉगी को खिला देता है, या पक्षियों को भी दाना डाल देता है, मतलब वो ऐसी एक्टिविटी जो दयालुता वाली होती है, काइंड वाली होती है, मतलब वो ऐसे कभी कभी कर सकता है। जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि चलो कभी किसी को मतलब खाना खिला दिया, किसी को कुछ फल फ्रूट दे दिया गरीब बंदे को, या मतलब इस तरीके से वो अपना कर सकता है। लेकिन जो रिच फैमिली से होते हैं या मतलब जो पूर्ण रूप से अपने उनका जो मतलब बिजनेसमैन होते हैं या मतलब जो अच्छे खासे मतलब घर से बिलोंग करते हैं, तो वो मतलब ऐसे मतलब अगर वो काइंडनेस की भावना रखते हैं, और जो रखते भी हैं बहुत सारे, मतलब कई सारे जो रिच फैमिलीज वाले हैं, मतलब काइंडनेस की भावना सभी रखते हैं और सबको रखना भी चाहिए। लेकिन मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि अगर आप इस भावना को रखोगे, मतलब और जैसे आप रख रहे हो और तो उसको आप लगातार इस भावना को रखते हुए, जो ऐसे लोग होते हैं वृद्ध आश्रम में, क्योंकि उनका तो कोई नहीं है, मतलब कई सारे ब्लाइंड स्कूल्स भी होते हैं जो टोटली जो एनजीओ पर ही होते हैं, मतलब कि एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो जहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं, डोनेशन देते हैं, मतलब उन्हीं पर ही डिपेंडेबल होते हैं कि जो मतलब जो अच्छे घर से होते हैं वो पैसे वगैरह देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, तो जिसके कारण ही वो जो अनाथ आश्रम में होते हैं या जो ब्लाइंड स्कूल में होते हैं या जो वृद्ध आश्रम होते हैं, वो टोटली डोनेशन से रिलेटेड जो भी संस्थाएं होती हैं, मतलब उन पर ही वो आश्रित होते हैं। तो मतलब तो वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं रिच फैमिली से, वो डोनेशन देते हैं। तो उसके बाद और उसके अलावा जो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे पैसे के अलावा, पैसों से जैसे मतलब डोनेशन होता है, पैसों के अलावा दूसरी चीज़ों का भी, कई लोग फूड दे देते हैं, कई लोग मतलब राशन का सामान ला कर दे देते हैं, कई लोग कपड़े वगैरह भी दे देते हैं, मतलब जैसे वो जैसे मैंने बताया कि जो
जो अनाथ आश्रम में बच्चे होते हैं मतलब, तो उनको कपड़े दे देते हैं ले जाके। ब्लाइंड स्कूल में बच्चे होते हैं तो उनको कपड़े दे देते हैं ले जाकर, मतलब खाने पीने का सामान दे देते हैं मतलब। तो इस तरह की हमें मतलब जो दयालुता की भावना, काइंड व्यक्ति बनने की मतलब अपने जीवन में आवश्यकता है मतलब। क्योंकि अगर हम इस तरीके से अपने अपने भावनाओं को रखेंगे, बनाए रखेंगे, तो उससे हम अच्छे कर्म ही करेंगे मतलब। किसी का मतलब कहते हैं ना कि अगर हम किसी का भला कर देंगे, मतलब किसी को कपड़े दे देंगे, किसी का कपड़े नहीं है, मतलब किसी को भूख लगी तो रोटी दे देना, खाना खिला देना, या मतलब इस तरीके से जो आश्रम वगैरह है मतलब जैसे मैंने बताया वृद्ध आश्रम, या मतलब जो अनाथ आश्रम हो गया, या जो ब्लाइंड स्कूल वगैरह होते हैं मतलब जहाँ पे सिर्फ अंधे बच्चे ही पढ़ते हैं मतलब, तो वहाँ पे जाकर डोनेशन दे देना। तो इससे क्या होगा कि उनको सपोर्ट मिलता रहता है, वो भी अपने लाइफ में धीरे धीरे तरक्की कर देते हैं। और जो उन बच्चों की, उन लोगों की दुआएं होती हैं वो किसको मिलती हैं? आप लोगों को, मतलब जो डोनेशन देते हैं या जो अच्छे काम करते हैं, दयावान की भावना को रखते हुए, काइंडनेस की भावना को रखते हुए। क्योंकि ये तो पता ही होगा आप सभी को, क्योंकि सभी आजकल के टाइम में ज़्यादातर लोग विद्वान हैं और सभी पढ़े लिखे हैं मतलब, कि जब हम मरने के बाद जब हम ऊपर जाते हैं मतलब भगवान के पास, तो धन दौलत हमारे जीवन हमने जितना भी कमाया है मतलब, या हमारे पास जितने भी घर हैं या कितना भी सोना चांदी है, वो कोई भी चीज़ हमारे साथ ऊपर नहीं जाती है जो हमने अपने जीवन के अंदर काइंडनेस की भावना को रखते हुए, मतलब दयालुता की भावना को रखते हुए जो हम अच्छे कर्म कर देते हैं, भूखे को खाना खिला दिया, जानवरों को कुछ खाने को दे दिया, या मतलब इस आश्रम वगैरह में जाकर उनकी मदद कर दिया कपड़ों से, पैसों से, अनाज से मतलब। तो जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं मतलब, वो हमारे जो पुण्य के कर्म हमारे होते हैं, अच्छे जो हमारे कर्म होते हैं, वही कर्म हमारे साथ हमारे ऊपर जाते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें मिलता है। तो चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा हो, मतलब अगर हम बुरा कर्म भी करें, किसी को सताएंगे, किसी को तंग करें, किसी को कष्ट देंगे, और कष्ट भी जरूरी नहीं कि आप किसी को मार कर दो या मतलब किसी को दबा कर दो। कई लोग शब्दों से भी किसी का बुरा भी बोल दोगे मतलब, तो वो भी शब्दों से भी कई सारे लोगों का हर्ट हो जाता है, दिल में चुभ जाती है वो शब्द, मतलब कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप बुरे कर्म भी आप कई तरीके से मतलब हो सकते हैं, मतलब कि बचनों से हो सकता है। आप किसी को मार देते हो, किसी जानवर को, तो जानवर तो आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, मतलब आपको काट नहीं सकता, या वो मतलब किसी जानवर को हिट कर दे वो वहां से भाग जाएगा। लेकिन मन की जो उसको दर्द होती है उस टाइम उसको हिट करने के बाद, तो उसके मतलब वहां से तो बददुआएं निकल रही होती है, कहने का मतलब उसी प्रकार आपसे कुछ जानवर को दूध पिला देते हो, बिस्कुट खिला देते हो, रस खिला देते हो मतलब, तो वो भी एक अंदर से खुशी निकलती है। क्योंकि उनके देख रेख, तो वो किस पर आश्रित रहते हैं, वो गली के, अगर जिस गली में रहता है वो उस पर आश्रित रहते हैं, या जो गरीब बंदे होते हैं उन पर आश्रित रहते हैं, जो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है मतलब, जिस पर सारी फैसिलिटीज है मतलब। तो कहने मतलब इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को लेकर इस वीडियो इस पर बनाया कि हमें दयालुता को, हमें काइंडनेस की भावनाओं को रखना चाहिए, और हमें एक जीवन में काइंडनेस व्यक्ति यानी दयावान व्यक्ति बनने चाहिए, ताकि हम एक अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे कर्म करें और ऐसे लोगों की मदद करें मतलब जो जिनका कोई नहीं है या दूसरों पर वो हेल्प के लिए आश्रित है, डिपेंडेबल है। दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के थ्रू, मतलब कि हमें जीवन में एक दयालु, एक दयावान व्यक्ति बनने की जरूरत है और बनना भी चाहिए मतलब, क्योंकि एक अच्छी हैबिट होती है, एक अच्छी सोच होती है, एक अच्छी विचार होती है मतलब। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा आज का ये नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशन वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन, उसके साथ में आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अब तो अभी जाइए और आप वो दोनों को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाएं और उसके बाद आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक नया वीडियो नए मोटिवेशनल टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, हमें जीवन के अंदर विनम्र स्वभाव को अपनाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और हमें जीवन में एक विनम्र व्यक्ति बनना चाहिए। तो विनम्र मतलब आपका जो स्वभाव है एक बहुत ही सहज होना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से विनम्रता से मतलब
बात करनी चाहिए, मैंने बताया सबकी मतलब बातों को सुनना चाहिए। तो आज जो ये विनम्रता वाला जो भाव है मतलब हमें इससे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए मतलब। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल का जो मतलब जो क्या बोलते हैं आजकल की जो समाज मतलब भाग दौड़ वाले आजकल की जो जीवन है भाग दौड़ वाली है। हर व्यक्ति मतलब अपनी एज के हिसाब से अपनी करेंट वर्क के हिसाब से अलग अलग कामों में उसको टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है अपने काम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अलग अलग एरिए से यानी एज के हिसाब से। जैसा कि हम जानते हैं मतलब कि जब कि क्या बोलते हैं जब कोई बच्चा किसी फैमिली में पैदा होता है मतलब तो क्या बोलते हैं 1 से 3 साल तक की जो एज होती है मतलब जब वो किसी फैमिली में क्यों ना पैदा हुआ हो, तो 1 से 3 साल तक की एज में वो बच्चा खेलना कूदना मतलब पैरों पर चलना सीखता है, खाना सीखता है और बोलना सीखता है कहने मतलब। और 3 साल तक की एज तक तो बोलने लगता है मतलब धीरे धीरे उसकी आवाज़ साफ निकलने लगती है। देन जैसे वो 3 साल कंप्लीट करता है उसको चौथे ही साल जब वो प्रवेश करता है तो उसे जैसे कि भारत में मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं मतलब एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। तो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो एक से प्राइमरी 1 से 5वीं तक या फिर छठी 10वीं 12वीं तक होते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल वगैरह होते हैं वो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, फिर केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर आगे की बड़ी क्लासें होती हैं, फिर कॉलेज वगैरह तक स्टडी जाती है कहने वाला। तो तो जब वो छोटा बच्चा होता है उसको चौथी क्लास में प्रवेश करते हैं उसको को नर्सरी स्कूल में डाल दिया जाता है। तो जब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है तो धीरे धीरे वो हर क्लास को हर एक साल में पास करता हुआ रहता है अपनी मेहनत से। लेकिन जो उसकी जब वो 14 साल में प्रवेश करता है वो 4 साल से लेकर उसकी 13 साल तक की जो एज होती है माना जाता है कि वो जो टाइम होता है बचपने का टाइम होता है, मेरे चाइल्डहुड का टाइम होता है। उस टाइम वो जो बच्चा होता है मतलब उसको खेलने कूदने में बच्चों के साथ जो उसके हम उम्र के होते हैं मतलब चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो या गली में हो या क्लास में क्यों ना हो, उनके संग उसको दोस्ती करने में उनके संग खेलने कूदने में मज़ा आता है। कई बार उसको चोट भी लगती है और उसको कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम बाद वो जब चोट लगती है तो थोड़ा देर रोता है, फिर से वो खेलने कूदने लगता है। कपड़े गंदे होते हैं, बालों में मिट्टी लगती है मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, सिर्फ खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जब वही बच्चा 13 साल की एज क्रॉस करता है, जब वो 14 साल में पहुँचता है 14th ईयर में, तो वो धीरे धीरे जीवन की जो मतलब जो क्या बोलते हैं जीवन की सच्चाई होती है उन चीज़ों को समझने लगता है। जैसे कि मुझे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, टीचर मारेंगे मम्मी मारेंगे या उन कपड़े धुलने में दिक्कत होगी कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाने पे, मुझे नीट एंड क्लीन देखना है बट और अब फोकस पे ज़्यादा स्टडी करना है खेल के मुकाबले में। और अच्छा मुझे जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना है मतलब क्योंकि वो देख रहा होता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे दादा या नाना जी थे मतलब, तो वो भी अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के या किसी चीज़ को कोर्स वगैरह करके या कुछ भी बन के मतलब उन्होंने अपना उस काम को पूरा किया जॉब करते हुए आगे रिटायर हो गए। उसका मेरे पापा भी अभी करेंटली किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के अभी करेंटली जॉब कर रहे हैं मतलब। और मुझे भी आगे जाकर किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना ही पड़ेगा मतलब। तो इस तरीके से मतलब तो इस तरीके जो मैंने बता रहा कि चाहे वो स्कूल में होता है या कॉलेज में होता है या फिर 12वीं में होता है या जो बंदे जॉब भी करते हैं है ना, तो हर व्यक्ति को मतलब जैसे अगर क्या बोलते हैं मान लो जो छोटा बच्चा है वो जब स्टडी कर रहा होता है तो उसको होमवर्क का टेंशन, क्लास वर्क का टेंशन, खेलने का टेंशन। तो मतलब खेलने को नहीं दिया उसको तो वो दिमाग मतलब क्या बोलते हैं कई बार वो छोटा बच्चा होता है मतलब तो उसको कभी जिद करने लगता है किसी चीज़ की मतलब ज़मीन पर लेट जाएगा, कूदने लगेगा, लौटने लगेगा मतलब ज़मीन के ऊपर ही। तो कहने मतलब अक्ल तो होती है उसके पाले वही बचपने वाली बात होती है। तो कहने मतलब हमें मतलब इस तरह मतलब छोटा बच्चा होता है तो अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमें उन बच्चों को मतलब एक तो कई बार बच्चों पेरेंट्स जो होते हैं मतलब जिद करने के कारण बच्चों के उसको मतलब डांट देते हैं या मार देते हैं, लेकिन उस मार में भी और डांट में भी प्यार छुपा हुआ होता है। तो कहने कि मतलब आज जब अपने बच्चों को छोटा बच्चा है मतलब तो उसको डांटते हो या उसको मतलब और कुछ ज़्यादा गलती कर देता है तो उसको मारते भी इसलिए कि बाद में वो गलती ना करे। तो हमें उसको डांटते वक्त या उसको मारते वक्त भी अपने अंदर क्योंकि हमें पता है कि हमें उससे वो नेक्स्ट टाइम वो गलती बच्चा ना करे है ना, तो हमें अपने अंदर एक बोलते हैं ना कि एक विनम्रता वाला एक सहज भाव को रखते हुए उनको उस बच्चे को डांटना चाहिए या उसको समझाना चाहिए है ना, और कोशिश करना चाहिए कि उसे मारने की आवश्यकता ना पड़े।
तो एक सहज भाव को रखते हुए, एक विनम्रता वाली भावना को रखते हुए उसको किसी जगह पर बिठाकर उस बच्चे को समझाना चाहिए। क्योंकि हम धीरे धीरे जब उस बच्चे को समझाएंगे अच्छी चीज़ों के बारे में, गलत चीज़ों को छोड़ने के बारे में, तो बच्चा धीरे धीरे बोलेगा अरे मम्मी मेरे को बार बार एक चीज़ की बात समझाती है, तो कुछ टाइम बाद उस पर गौर करने लगेगा और वैसी गलती कोशिश करेगा ना करने की, और धीरे धीरे वो समझदार बनना जाएगा। और पहले जब वो किसी चीज़ के लिए जिद करता था तो वो ऐसी जिद नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप उसको अच्छे से विनम्रतापूर्वक, सहजतापूर्वक आप उसको समझाने लगे हो, मतलब तो वो भी फिर धीरे आप मतलब जो आप उसको आगे समझाओगे वो भी धीरे धीरे आपकी जो विनम्रता वाली भाव है, सहजता वाली भाव है, वो भी उसको अपने अंदर अपनाने की कोशिश करेगा। और ये भी आप बता सकते हो कि अगर बेटा आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो जिद करने के बजाय आप उसको अच्छे से मांग सकते हो, अच्छे से मतलब सहजतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक आप उसको अच्छे से मुझे मतलब आप उसकी डिमांड कर सकते हो, ना कि जिद वगैरह करके, मतलब क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट होती है सहजता को अपनाना, विनम्रता के भाव को अपनाना। इस तरीके से जब क्या बोलते हैं, जब बच्चे बड़े क्लास के में पहुँच जाते हैं तो उनका फिर और ज़्यादा मतलब जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। तो कई बार वो किसी चीज़ के लिए किताब नहीं है, ड्रेस नहीं है, या मतलब कुछ स्टडी के लिए जो सामान नहीं है वो नहीं है, मतलब ये ट्यूशन नहीं का फीस नहीं जा पा रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर बच्चे जिद करने लगते हैं मेरा फीस टाइम पर दो, कि ये कप चाहिए, ये ड्रेस चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे जिद करने लगते हैं। तो कुछ अभी पेरेंट, अब बच्चा बड़ा हो चुका होता है तो पेरेंट काफ़ी उस टाइम उनको समझाते हैं, तो उस टाइम पे गुस्सा तो आता ही ना, बच्चा बड़ा हो चुका होता है। तो उस टाइम पे हमें पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि हमें उस टाइम पे विनम्रता की भावना को रखते, सहजता की भावना को रखते हुए हमने जो कि, क्योंकि हर घर के अलग अलग कंडीशन, अगर आप रेंट पे रहते हो और एक ही बंदा है काम कमा कर लाने वाला, मतलब घर के अंदर और सीधे सारा घर का खर्चा चलता है, तो फिर आपको हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि पहले पानी का बिल दे, बिजली का बिल दे, पहले फीस का वो दे, मतलब आपको अपने करंट इनकम के हिसाब से हर चीज़ों को कैसे फिल करना फिर सोचना पड़ता है। तो कहने मतलब वहाँ भी आपके पेरेंट्स को मतलब अच्छी तरीके से समझाना चाहिए, और बच्चों को भी कोशिश करना चाहिए कि आप समझदार हो चुके हो, मतलब आपको भी दोनों को ही विनम्रता का, सहजता का रखते हुए अपने आप को अच्छा बनाने की आवश्यकता पड़ती चाहिए। इस तरीके से मतलब मैं देखता हूँ जो एक्सपोर्ट लाइन के जो मतलब जो जैसे सिलाई जो काम होते हैं, मतलब जॉब वगैरह होते हैं, धागा वगैरह काटना या सिलाई वगैरह करना, तो वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होता है, क्योंकि सुपरवाइज़र के ऊपर मैनेजर होता है, फिर बॉस होता है, सुपरवाइज़र जो होता है सारे काम करवाता है, मतलब अपने जो देख रेख करता है, जो बंदे काम कर रहे होते हैं, तो उनसे वो कभी भी एक अच्छे सहजता से बात नहीं करेगा। कैसे बोलेगा? अलग अलग मतलब एक कड़वे बोल जिसे बोलते हैं, अरे काम नहीं किया, आलस कर रहा है, खड़े होकर टाइम पास कर रहा है, काम नहीं किया रहता ये वो। तो वहाँ पर भी मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब इस तरीके का कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आप, क्योंकि आप भी इंसान, वो बंदा भी इंसान है जो आपको काम कर रहा है, अगर वो आपको काम करके नहीं देगा तो आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब वो आप ही के लिए काम कर रहा है कि आपकी फैक्ट्री, आपकी जो कंपनी है, आपका ऑफिस आगे तरक्की करे। आप लोगों को भी, क्योंकि इंसान वही है, जो व्यक्ति होता है मीठे शब्दों का उसको मतलब प्यार का उसको वो होता है, भूख होता है। अच्छे से आपको अच्छे से बिहेवियर करो, अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से उससे बातें करो, तो मतलब आपको भी जो सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में इधर सिलाई धड़ी कटिंग जो करते हैं, उनको देख रेख, उनके काम करने के तरीकों को देखते हैं, उनको जैसे बातें बताते भी हैं, और मतलब जिससे वो उनको गुस्सा भी करते हैं, तो उनको भी आप लोगों को भी कहने मतलब सहजता का भाव, विनम्रता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से बात करोगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। मतलब किसी को भी कड़वे शब्द सुनना और पसंद नहीं है आजकल के टाइम में। मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप आजकल के समय में अगर आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, मतलब तो हर व्यक्ति प्यार का ही भूखा होता है। मतलब तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें जीवन में एक विनम्र व्यक्ति बनना है हमें, और सहजता की भावना रखते हुए हमें एक जीवन में विनम्र व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी को इस वीडियो के नीचे दो बटन दिख रहे होंगे। पहला आपको दिखेगा सब्सक्राइब का बटन, दूसरा दिखेगा आपको
बेल आइकन का बटन दिखेगा, तो आप दोनों को जाइए और दोनों को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकें। उसके बाद मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में विद्वान बनने के बारे में, मतलब कि हमें एक क्या बोलते हैं, एक वाइस व्यक्ति बनने की, बुद्धिमान व्यक्ति बनने की मतलब ज़रूरत है, मतलब कहने का मतलब। तो हमें जीवन में एक विद्वान बनने की, विद्वान व्यक्ति कैसे बने उसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि विद्वान बनने की मतलब, तो विद्वान बनने के बाद हम कई चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे और विद्वान व्यक्ति की जो कदर होती है हर जगह पर होती है, मतलब। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं हमें जीवन में एक विद्वान व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। तो अब बात है विद्वान बनने की, तो विद्वान हम कैसे बने, तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज सभी को पता ही होगा कि मतलब जब कोई बच्चा मतलब इस दुनिया में आता है, चाहे वो किसी फैमिली में क्यों ना आ रहा हो, मतलब चाहे वो नॉर्मल हो, हाई क्लास फैमिली हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, मतलब जब वो किसी फैमिली में पैदा होता है, कहने का मतलब, तो पैदा होने के बाद जो उसकी 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, वो उस एज में उसके दांत निकलते हैं, चलना, वो पैरों पे या हाथों के बल चलना सीखता है, बोलना सीखता है, मतलब खाना वगैरह खाना सीखता है। और फिर उसको जब 4 साल की एज में क्रॉस करता है तो उसे मतलब जो हमारे जैसे भारत देश में दो तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल जो स्टार्ट होते हैं वो नर्सरी से, फिर LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद बाकी की आगे की बड़ी क्लास है। और जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वो 1 से प्राइमरी और 6ठी से 10वीं या 12वीं तक होता है। तो दोस्तों फिर छोटे बच्चे को उसमें डाल दिया जाता है, कहने का मतलब। तो जब छोटे बच्चे को डाल दिया जाता है तो वो फिर चौथी से अपना मतलब पढ़ाई ज़्यादा नहीं स्टार्ट करता है स्टडी का। तो फिर चौथी साल मतलब 4 से जो उसकी 4 साल की एज होती है और 13 साल तक जो एज होती है बचपनों वाली होती है, कहने का मतलब। तो बचपन वाली एज में उस बच्चे को हम उम्र के बच्चों के साथ, चाहे वो उसकी गली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, उनके साथ खेलने कूदने में उसको मज़ा आता है, उसको इन्जॉयमेंट उसको लगता है। फिर जहाँ खेलते वक्त चोट ही क्यों ना लग रही हो, चोट लगेगी थोड़ी देर के लिए, वो रोएगा, फिर वापस अपने पुराने वाले कंडीशन यानी खेलने कूदने में आ जाएगा, चाहे कपड़े गंदे हो रहे हो, चाहे बाल गंदे क्यों ना हो रहे हो। लेकिन जब वो 14 साल की एज क्रॉस कर लेता है, 13 साल की, और जब 14 साल में जाता है, 14वीं साल में, तब वो धीरे धीरे बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि मुझे अच्छे से अपने आप को मेंटेन करना है, कपड़े गंदे नहीं करने हैं, मम्मी मारेगी क्योंकि टीचर भी मारे, कपड़े गंदे होंगे मम्मी को धुलने में दिक्कत आएगी, मुझे अच्छा बनना है, अच्छे से स्टडी वगैरह करनी है। तो मतलब हमें लाइफ एक ही बार मिलती है और धीरे धीरे उस बच्चे की सोच जो है वो आगे डेवलप होती जाती है, बनती जाती है, और आगे जाके फिर बाकी की क्लासों को पूरा करता है, कहने का मतलब। तो इस तरीके से जब यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर विद्वान बनने की जो टॉपिक है कैसे कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं, मतलब तो बच्चे भी कुछ अलग अलग तरह के मतलब दिमाग वाले होते हैं। दिमाग का मतलब किसी का जो कैचिंग पावर होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, मतलब वो कोई एक बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ता है तो एक बार में उसको अच्छे से याद कर लेगा, कोई 2 बार में याद कर लेता है, किसी का बहुत ज़्यादा दिमाग कमजोर होगा तो वो 3 बार में याद कर लेगा। तो कहने का मतलब, तो हमें यहाँ पर मतलब ये देखना है कि चाहे वो टॉपिक कोई सा भी हो, चाहे वो मतलब चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मतलब हम विद्वान तभी बनेंगे या मतलब हम इंटेलिजेंट तभी बनेंगे, मतलब जीवन के अंदर जब हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, मतलब और कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम देखिए कि धीरे धीरे हम इंटेलिजेंट बनते जा रहे हैं, मतलब। तो वो रूल्स क्या हैं आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को दिखाऊंगा और अब बताने जाऊंगा, मतलब इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। तो जब आप सभी को पता होगा कि जब हम कोई भी काम, कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति कब कैसे बनता है, मतलब या बुद्धिमान कब बनता है, मतलब या विद्वान कब बनता है, तो जब किसी व्यक्ति का बहुत सारी नॉलेज होती है, या कोई बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड आता है या बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, मतलब तो या कोई IAS की तैयारी करके कोई क्रिकेटर मतलब बहुत आगे निकल जाता है, कोई आर्मी में चला जाता है, मतलब कोई बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है, या कोई बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, या कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर, या मतलब कोई किस फील्ड में कैसे एक्सपर्ट बन जाता है, कैसे आगे निकल जाता है, उन सभी के पीछे 4-5 रूल्स होते हैं जो, और वो सीक्रेट होते हैं, मतलब जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे, उन 4-5 रूल्स को, तो आप भी धीरे धीरे आप देखो कि आप भी इंटेलिजेंट बनते जा रहे हो, आप भी बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति जीवन में बनते जा रहे हो, मतलब। तो जो वो 5 रूल्स है, मतलब अब मैं उनको आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारा जो आज का पहला मतलब जो पहला हमारा
जो रूल है या सीक्रेट वो ये है कि आपको हार्ड वर्किंग अपने जीवन में बनना है। हार्ड वर्किंग आप बनोगे तो, क्योंकि हम जब कोई भी लाइफ में अपना लाइफ का गोल ड्रीम या जो भी हम बनना चाहते हैं जिस भी फील्ड में, उसको प्राप्त करने के लिए हमें उस वर्क के ऊपर, उस ड्रीम या गोल के ऊपर हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और जब हार्ड वर्क करेंगे तभी हमें अपनी मेहनत दिखेगी, हमें अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद हमें अपना रिजल्ट भी दिखेगा। तो हमें उस चीज़ के ऊपर हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। दूसरा जो हमारा सीक्रेट है वो ये है कि जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो उस चीज़ पर हमारा, उस काम पर, उस गोल पर, उस ड्रीम पर हमारा पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। अगर फोकस होगा तो हम अपना जो हार्डवर्क करेंगे अच्छे से कर पाएंगे, हमारा पूरा पूरा फोकस होगा। और तीसरा जो सीक्रेट है वो है हमारा एफर्ट, यानी जो हमारा कोशिश है उस चीज़ को करने का, मतलब हमारा पूरा पूरा 110% होना चाहिए। 100% होता है लेकिन आपको पूरा का पूरा ज़्यादा कोशिश करना है अपने आपको उस चीज़ में प्रूव करने का, उसमें आपको काबिल बनने की, उस चीज़ को प्रूव करने की, मतलब अच्छे से आपको उस काम में पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। तो चौथी चीज़ है मतलब वो है हमारी प्रैक्टिस। जब आप हार्डवर्क कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, फोकस रख रहे हो, तो आपको उस काम की, उस चीज़ से रिलेटेड जो भी आपको वर्क दिए जाते हैं उन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप उन काम में उस धीरे धीरे परफेक्ट होते जा रहे हो, मतलब क्योंकि बोलते हैं इंग्लिश में एक कहावत है, एक लाइन है, सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को किसी भी काम में परफेक्ट बनाती है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट दिखने लगता है कि अब मैं इतने परसेंट ओके हो चुका हूँ, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूँगा तो मैं और अच्छा हो जाऊँगा इस काम के अंदर। तो ये हो गया हमारा चौथा, जो था वो था प्रैक्टिस, जो सीक्रेट है। और फिफ्थ एंड जो लास्ट है वो ये है, जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो अपने लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो तो, और ये चारों चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो आपको पेशेंस यानी आपको धैर्य रखने की भी आवश्यकता है, मतलब क्योंकि जब तो आप धैर्य रखोगे तो आप किसी भी चीज़ को एफर्ट, हार्डवर्क, फोकस एंड प्रैक्टिस के साथ अच्छे से आप कर पाओगे। क्योंकि कुछ अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हो तो आप कुछ टाइम बाद एफर्ट, हार्डवर्क, फोकस और प्रैक्टिस करने के बाद आपको थकान होगी या आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सोचोगे कि ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, फिर आप वहाँ पे गिव अप दे दोगे आप, क्योंकि आपने पेशेंस नहीं रखा। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि क्या पता आप 80% ओके हो चुके हो, थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो आगे निकल जाओगे, पेशेंस रखोगे तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। जो भी आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आपके लाइफ का लक्ष्य है, मतलब तो ये 5 चीज़ें आप किसी भी काम को करने में, किसी चीज़ की स्टडी करने में या किसी भी चीज़ का अध्ययन करने में, किसी भी काम को कंप्लीट करने में या किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने में आप इन 5 रूल्स को फॉलो करोगे तो देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो प्रोग्रेस लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आपको उन चीज़ों की नॉलेज काफ़ी तेज़ी से होती जा रही है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर चुके हो, हार्डवर्क कर चुके हो, अपना फोकस दे चुके हो, अपना प्रैक्टिस अपना एफर्ट दे चुके हो और धैर्य रखे हो, मतलब तो आप उन उन 5 चीज़ों को फॉलो जब करोगे तो जो भी चीज़ आप रीड करोगे, स्टडी करोगे, और इन चीज़ों के बाद किसी चीज़ को सीखने में नहीं, स्टडी करने में भी आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हो। किसी कोचिंग वगैरह में जाकर जब किसी चीज़ को फॉलो मतलब सीखते हो तो वहाँ पे भी इन रूल्स को फॉलो कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आप उन चीज़ में, उन स्टडी में, उन सब्जेक्ट्स में या उन टॉपिक में धीरे धीरे आप माहिर बनते जा रहे हो। आप धीरे धीरे उसमें विद्वान और इंटेलिजेंट बनते जा रहे हो। और जो इन 5 रूल्स को फॉलो करता है उन्हीं को हम देखते हैं कि वो आगे जाकर किसी क्लास में पढ़ रहे होते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में होते हैं तो उनके उन सब्जेक्ट्स में, उन क्लास में वो बंदा टॉप करता है। और जो अगर सब्जेक्ट वगैरह है तो उन सब्जेक्ट में वो गुड मार्क्स या अच्छे मार्क्स को प्राप्त करता है। वो कैसे सफल होता है? इन रूल्स को फॉलो करने के बाद। और जब वो अच्छे नंबर से पास होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि उसको अच्छी नॉलेज थी, मतलब क्योंकि अच्छे नंबर से उससे अच्छी प्रैक्टिस वगैरह सारे की अपने सब्जेक्ट्स की, तो वो धीरे धीरे व्यक्ति धीरे धीरे विद्वान होता जाता है। और ऐसे जब रैंकर वगैरह जो होता है 80-90%, वो ऐसे ही बंदे आगे के चार्टेड अकाउंटेंट, फोटोग्राफर और दूसरे बड़े बड़े फील्ड्स वगैरह में जाते हैं, मतलब। और कई लोग तो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल लेते हैं। और वो कौन होते हैं? वही। और कई लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, मतलब अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, तो कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चर, टीचर वगैरह बन जाते हैं। और कैसे सफल होता है? जब वो एक विद्वान और इंटेलिजेंट व्यक्ति बनते हैं। और कैसे बनते हैं? उन 5 रूल्स को फॉलो करने के बाद। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा आज का ये जो नया वीडियो जो है मैंने बताया आपको कि जीवन में विद्वान कैसे बने, आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और आज आपने उन 5 रूल्स को फॉलो, उन 5 रूल्स के बारे में उनको अगर फॉलो करोगे तो आप भी अपने जीवन में किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे से पास होने के बाद या किसी भी नॉलेज वाले चीज़ में आप विद्वान भी बनोगे और बुद्धिमान भी बनोगे और एक इंटेलिजेंट और अच्छे और विद्वान व्यक्ति आप बनोगे। तो कैसा लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके वीडियो बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।
हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे दो बटन दिख रहे होंगे, एक रेड सब्सक्राइब का बटन और एक आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए और उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, एक नए मोटिवेशन वीडियो पर। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, जो सोता है वह खोता है। ये आपने सुना होगा कि वैसे तो मैं आपको इसी लाइन के बारे में बात करूँगा, जो सोता है वह खोता है और जो जागता है वो पाता है, कहने का मतलब। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे कि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। इसका मतलब ये है कि जीवन के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मतलब कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है पहली बार, है ना। तो पैदा होने के बाद, चाहे किसी फैमिली में क्यों ना पैदा हो रहा हो, तो पैदा होने के बाद क्या बोलते हैं, 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, वो उस एज में जो बच्चा होता है, कहने का चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, उसके दांत वगैरह निकलते हैं। लेकिन 3 साल की एज तक वो थोड़ा बहुत समझदार हो जाता है, पढ़ने लायक हो जाता है। तो उस बच्चे को, जैसे भारत के अंदर 2 तरह के स्कूल होते हैं। जैसे हमारे भारत देश के अंदर पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल या सरकारी स्कूल, जो 1 से 5वीं तक या 6ठी से 10वीं 12वीं तक होता है। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी क्लास से स्टार्ट होता है। नर्सरी, KG, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद की क्लासें होती हैं, कहने का मतलब। तो इसमें क्या होता है, फिर वो बच्चे को जब वो 4 साल में प्रेस करता है, 4थे साल में, तो उसको स्कूल में नर्सरी क्लास में डाल दिया जाता है। फिर वो इस तरीके से आगे क्लास को नर्सरी, KG, LKG, UKG ऐसे करते हुए पास करता हुआ जाता है। तो जैसे आप सभी को पता होगा, फिर आगे की पढ़ाई पूरी करता है। लेकिन कहा जाता है कि 4 से लेके 13 साल तक की एज होती है, वो बच्चों के लिए बचपना वाली होती है, चाइल्डहुड का टाइम होता है, कहने का मतलब। तो इस तरीके से जब चाइल्डहुड के टाइम में क्या, बच्चे को ज़्यादातर खेलने कूदने में, हम उम्र के जो उसके बच्चे होते हैं, चाहे वो क्लास में हो, स्कूल में हो, गली में हो या कहीं भी हो, जिसको उसके आसपास दिखते हैं, उनके साथ फ्रेंड्स से करने में मज़ा आता है, खेलने कूदने में मज़ा आता है। तो चाहे कपड़े गंदे क्यों ना हो रहे हो, बाल गंदे क्यों ना हो रहे हो, उसके कपड़े, उसको चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए दर्द होता है, लेकिन फिर से वापस खेलना कूदना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे वो आगे, और फिर 13 साल तक जो बचपना रहता है वो रहता है, ये कहने लेकिन जब वो 13 साल क्रॉस करता है और जब 14th ईयर में प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगता है, कि मुझे अपने ड्रेस गंदी नहीं करनी है, कपड़े साफ सुथरे रखने हैं, क्योंकि मम्मी को गुस्सा भी करेगी, मारेगी भी, और तो कपड़े धुलने में भी दिक्कत होगी, और मुझे अपने को नीट एंड क्लीन रखना है, स्टडी पर अच्छा फोकस करना है। तो जो बच्चे समझदार होते हैं, वो इस तरीके की सोच रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, या उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता, या उन चीज़ों या वो समझने में किसी चीज़ में कमज़ोर होते हैं, या फिर उनके अंदर आलस की तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो सोता है वह खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो कई जैसे जो स्कूल के बच्चे होते हैं, चाहे वो नर्सरी से लेके चाहे वो 12th तक की क्यों ना हो, क्योंकि हैबिट एक बार अगर कोई गलत हैबिट बन जाती है तो उसको हटाने में बहुत टाइम लगता है। तो और यही हैबिट होती है कई बार कॉलेज में ही, कि और कई बार जॉब वाले बंदों में भी देखने को मिलती है। तो जैसे कई बार सुबह के टाइम जो बच्चे होते हैं, सुबह उठने में सुबह उठते नहीं है टाइम के, टाइम हो जाता है 8 बजे स्कूल में पहुंचना होता है, और उठते नहीं है। फिर मम्मी उसे पानी डालती है। कई बार अगर आपसे भी कोई जाता होगा तो आपके साथ भी बचपन में ऐसे हुआ होगा कि मम्मी कई बार मग्गे से लेकर पानी डाल देती है, एक बच्चा उठ जाए और समय पर तैयार होकर स्कूल चला जाए। और फिर तो कहने का जो बच्चे अपने अंदर आलस की भावना रखते हैं, और इस तरह के हैबिट रखते हैं, सुबह जल्दी ना उठना, तो सुबह का जो टाइम होता है एक प्रकार का बहुत ही फ्रेश टाइम होता है, और इस तरह की हैबिट रखना कि लेट स्कूल के लिए जाना या लेट उठना, टाइम पर तैयार होकर ऑफिस स्कूल नहीं पहुंचना, फिर टीचर की मार खाना, इस तरह ये जो सारे गलती हैबिट से कैसे क्रिएट हुई, ये हुई आपके टाइम पर ना उठने के कारण, जिसको हमें बोल रहे थे।
कि जो सोता है वो खोता है, क्योंकि आप सो रहे हो, आप सोने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही दे रहे हो स्लीपिंग को, मतलब क्योंकि सोना हर किसी को पसंद है, लेकिन सोया हमें उतना ही सोना चाहिए जितना कि हमें हमारे लिए अच्छा हो, हमारे डेली रूटीन के लिए अच्छा हो। जैसे कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति को दिन भर में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, मतलब तो खासतौर पर मतलब बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को स्टडी भी करना होता है, तो और सुबह उठकर हमें पढ़ाई भी करनी होती है। तो जो बंदे आलस वाली भावना को रखते हैं कि और सुबह लेट सोकर उठते हैं, तो लेट सुबह उठेंगे तो लेट स्कूल पहुंचेंगे, लेट स्कूल पहुंचेंगे तो टीचर का मार खाएंगे, डांट सुनेंगे, उसके अलावा फिर सही से उनका फोकस नहीं होगा, मतलब तो इस तरीके से मतलब तो और फिर इस तरह की कई सारी चीज़ों को वो मिस कर देते हैं, मतलब जैसे मान लो, ये तो चलो हो गया बच्चों की बात, हो गई छोटे बच्चों की बात, तो छोटे बच्चों को यही करना चाहिए कि टाइम पर सुबह उठना चाहिए, टाइम पर तैयार होकर स्कूल जाना चाहिए, अच्छे से होमवर्क करना चाहिए, टाइम पर सब चीज़ों को पूरा करना चाहिए, मतलब लेट नहीं करना चाहिए। जो जाग जाएगा, इन चीज़ों को हैबिट्स को अपना देगा, जो समय पर उठ के अपने काम को पूरा करेगा, वही आगे जाकर जीवन में कुछ बन सकता है, और वही नई चीज़ों को पा सकता है, मतलब और लाइफ में कुछ कर सकता है। इस तरीके से कई बंदे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, या कहीं पर कुछ उनको इवेंट्स वगैरह करने का मौका मिलता है कि आ जाओ आप इसमें शामिल हो जाओ, मतलब जैसे बोलते हैं लाइफ में कई चीज़ों को सीखना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ऐसा ट्रेनिंग के तौर पर ही बुलाते हैं। तो वहाँ पर भी अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठे, लेट उठे, या वहाँ पर लेट पहुँचे, तो आप ऐसे लोगों से कोई भी जुड़ना नहीं चाहता, या मतलब फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है, कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहता, जो अपने काम के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, या अपने जो लाइफ के गोल के प्रति मतलब ढीले होते हैं, या गंभीर नहीं होते, सीरियस नहीं होते हैं। तो हमें अपने अंदर से जो लेजीनेस की भावना है, ढीलेपन की, मतलब उसको निकाल देनी है। और जैसा मैंने बताया कि हमें जो हमें अपने आप को ऑलवेज एक्टिव रखना है, मतलब और हमें क्या बोलते हैं, जो एक मैंने जो एग्जांपल बताया कि जो सोता है वो खोता है, हमें अपने अंदर सोने की भावना नहीं रखनी। सोने का मतलब ये नहीं कि स्लीपिंग, स्लीपिंग तो चलो मैंने स्टूडेंट्स के तौर पर बता ही दिया। इसके लिए स्लीपिंग का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसको डीले से मत कीजिए, अरे हो जाएगा, मतलब कई लोग होते हैं कि काम को तो पूरा करना होता है, पर दिमाग में ये रखते हैं कि अरे हो जाएगा ना, अरे कर लेंगे ना, अरे करवा देंगे ना, या इस दिन हम कर लेंगे, उस दिन हम कर लेंगे, मतलब तो इस तरीके की जो दिमाग में सोच होती है, या मानसिकता होती है, ये होती है काम को टालने वाली, या काम को आगे फॉरवर्ड कर देने वाले, कहने का मतलब। और जब आप काम को समय पर नहीं करोगे, टाइम पर नहीं करोगे, तो क्या होगा, वही टाइम फिर काफ़ी टाइम पर बहुत ज़्यादा डिले हो चुका होता है, और डिले होने के कारण आप इसमें अगर वापसी भी करना चाहो, मतलब उस काम को अच्छे से कंप्लीट करने की, तो आप उसको वापसी नहीं कर सकते हो, आप उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही फिर कहावत आ जाती है कि जो सोता है, आप सोते सोते ही मतलब दिमाग में एक रख देते हैं कि अरे हो जाएगा, मतलब टाल देना कि अरे कर लेंगे, कुछ नहीं होता, हो जाता है सबके साथ, मतलब इस तरीके से नहीं, मतलब तो आप अगर ऐसे सोच कर रखोगे, मतलब तो ऐसा फिर आप कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि हर जगह वो बैड हैबिट्स आ जाएंगी, और बैड हैबिट्स जो होती हैं अच्छी नहीं होती हैं लाइफ के लिए, क्योंकि अभी आपके यंग हो, अच्छे हो, और आपकी जो लाइफ है वो जीवन में कुछ बनने की है, कुछ करने की है, और आप अच्छे से बन लोगे, कुछ कर लोगे, तभी आप जाकर अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी कर सकते हो। तो आपने देखा ही होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी किसी टाइम में किसी ना किसी फील्ड पर अपना करियर बना के उन्होंने जॉब किया, रिटायर हो गए। आपके फादर भी कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उन्होंने भी किसी ना किसी को पहले सीखा ही होगा, कहने का मतलब। और आपको भी आगे जाकर आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आएंगी, पढ़ लिख लोगे, कॉलेज कर लोगे, आपको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के आगे जाकर जब आपकी शादी वगैरह हो जाएगी, तो आपके ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां वगैरह आ जाएगी, तो आपको भी अपने घर को सपोर्ट करना होगा, घर की सारी नीड्स को पूरी करनी होगी, और अपने पेरेंट्स की बोलते हैं ना कि बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनना पड़ेगा। जब वो अभी आप यंग हो, बच्चे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो अभी और आपके पेरेंट्स यंग है, तो आपको अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको काबिल बना रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को मार दे रहे हैं, आपको किसी काबिल बनने में लगे पड़े हैं। आगे आके जब वो बूढ़े हो जाए तो आपको उनको सहारा देना पड़ेगा। तो कहने मतलब जो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे थे कि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो आपको सोने वाले कैटेगरी में नहीं ले जाना है, आपको एक्टिव वाले अपने आप कैटेगरी में ले जाना है। एक्टिव वाले और ऑलवेज कोई भी काम आपको मिले और एक्टिवली उस काम को अच्छे से कर लो, पूरे तरीके से कर लो, और आप सही तरीके से काम को कर लो। तो आपको अपने आप को जो सोता है वो खोते वाले जो लाइन, इसमें आपको अपने आप को नहीं ढालना है। आपको जो जागता है वही पाता है, जो मतलब अपने आप को एक्टिव रखता है, अपने आप को हार्ड वर्क रखता है, अपने आप को काम के प्रति अपनी पूरी पूरी लगन को बनाए रखता है, मतलब वही अपने जीवन में कुछ कर पाता है, अपनी लाइफ में
अपने जो भी उसका ड्रीम होता है तो सक्सेस को प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो। कैसा लगा आप सभी को? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे दो बटन दिख रहे होंगे। एक रेड सब्सक्राइब बटन है पहला, और दूसरा आपको उसके साइड में एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और दोनों बटनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएं और फिर मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे ईर्ष्या का त्याग करो, यानी जिसको हम जलन भी बोलते हैं। हमें ईर्ष्या की जो भावना होती है उसको नहीं अपनाना चाहिए। इसी टॉपिक को लेकर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आज हम जैसे हमने बताया कि आज हम बात करेंगे ईर्ष्या के बारे में। हमें ईर्ष्या जीवन में नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, जिलस। उसको अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो जिलस बोलेंगे, और जलन भी बोलते हैं कहने, मतलब किसी से जलना, किसी से ईर्ष्या करना या किसी से जिलस करना। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति, मतलब क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट नहीं होती, अच्छे मतलब संस्कार नहीं होते या अच्छी सोच नहीं होती किसी से हम जलन करें, किसी से ईर्ष्या करें या किसी से हम मतलब जिलस हों। क्योंकि ईर्ष्या मतलब कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या मतलब जलन किसी से जलता तभी, मतलब कि मान लो 5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप हो, तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि स्कूल वगैरह में अगर कोई 5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप है और साथ में पढ़ रहे होते हैं और उसमें से एक फ्रेंड मतलब क्लास में फर्स्ट आता है, मतलब, और बाकी जो फ्रेंड्स हैं पढ़ने में एवरेज हैं या कमज़ोर हैं, क्या नहीं, मतलब, है ना। तो उस समय जब का रिजल्ट आता है, मतलब जैसा कि रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि जैसे जब दोस्तों का जो ग्रुप होता है उसके अंदर, तो जैसे कुछ फ्रेंड्स मतलब होते तो फ्रेंड, लेकिन कुछ फ्रेंड्स अंदर ही अंदर मान लो जैसे ईर्ष्या या जलन होने लगती है उनको, क्या अरे हम 5-6 फ्रेंड्स हैं, हम तो पढ़ने में कमजोर है या हम उतने पढ़ने में चले नहीं है, और इस बंदे के जो हमारा ये फ्रेंड है उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसके लिए वो अच्छे नंबर से पास हो गए, उसके इतने % नंबर आ गए। तो वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब तो कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, मतलब अंदर अंदर। जैसे मेरे फ्रेंड्स भी कॉलेज के टाइम या जब मैं स्कूल में था तो मतलब तो मेरे जब मैं 12th क्लियर किया था, मतलब तो उस टाइम मेरे 76% आए थे, मतलब। तो जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, मतलब जिनके 40 या 45% ट्वेल्थ में आए थे, मतलब क्योंकि फिर इतने % से पास होने पर सिर्फ आप एक फॉर्मेलिटी के लिए पास हो रहे थे, मतलब। लेकिन कोई आपको मतलब कोई आपसे वो नहीं होता, मतलब खुश नहीं होता कि, और आपकी कोई तारीफ भी नहीं करता। जो क्लास में 70, 80, 90 या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उन्हीं के लोग ज़्यादा उनसे मतलब उनको बता रहे तो फर्स्ट आ गया, इतने % ले आ गया। तो कई मेरे फ्रेंड उस टाइम थे, मतलब जो मेरे से उस टाइम जिलस करते थे, मतलब क्योंकि जो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अलावा जो मेरे बाकी के जो मैं दूसरे जो क्लास के फ्रेंड थे, मतलब 70 कोई क्रॉस ही नहीं किया। तो सेकंड पोजीशन अलग था, उसके 62 थे और थर्ड वाले के 60 थे, मतलब मैं ही था जो 70 अबव क्रॉस किया था। तो मतलब तो मैंने जब 70 के अबव क्रॉस किया तो मतलब मेरा अच्छे से, मतलब दिल्ली के ही, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के PGDIV कॉलेज मॉर्निंग सिटी में मेरा एडमिशन हो गया, और मैं फिर वहीं से अपना अच्छे नंबर से पास हुआ मेहनत करके, और 2015 मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। तो कहने का मतलब जो मैंने अच्छे नंबर से पास हुआ तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, मतलब जो अंदर से जिलस भी होते थे या ईर्ष्या भी करते थे मुझसे, कह रहे नितेश तो अच्छे नंबर से पास हो गया, या हम और ये बहुत मतलब अब तो कॉलेज रेगुलर भी पढ़ रहा है। क्योंकि सभी लोग, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि रेगुलर कॉलेज पढ़ना सभी के मतलब लक में नहीं होता है, किस्मत में नहीं होता। बहुत इसलिए नंबर लाने के बाद ही आपको मौका मिलता है, मतलब एक ही नंबर से, मतलब और जो कट लिस्ट निकलती है, मतलब DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की, जून के टाइम, तो एडमिशन नहीं हो पाता था। लेकिन मेरा हो गया, मेहनत किया और हार्ड वर्क किया, और मैंने
रेगुलर कॉलेज लाइफ को जिया कहने मतलब लाइफ के अंदर। तो बहुत सारे कहने मतलब ईर्ष्या मेरे लोग मेरे से मेरे फ्रेंड्स मेरे से जीलस होते थे। उसके बाद ये तो चलो हो गया मतलब कि पढ़ाई वाली बात हो गई कि फ्रेंड्स वगैरह जीलस होते हैं। कई कई बार ये होता है कि 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप है और 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 कोई बंदा उसमें मतलब जो 4-5 फुट में एक लड़का है जो काफ़ी दिखने में अच्छा है, गुड लुकिंग है मतलब, और बाकी जो है नॉर्मल है या सिंपल है मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है। तो वो जो बच्चे बंदे होते हैं वो भी अपने फ्रेंड से जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं कि अरे ये दिखने में अच्छा है तो इसकी मतलब जो फ्रेंड भी अच्छे बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गर्लफ्रेंड भी कई बार होता है कि जल्दी से बन जाएंगे, कई लोग सोचते हैं। तो उससे आपस में मतलब दोस्त होते हैं लेकिन मन ही मन के अंदर जिलस की भावना, ईर्ष्या की भावना या जलन की भावना रख लेते हैं, जो कि एक अच्छी नहीं होती। क्योंकि भगवान ने सबको एक ही समान बनाया, सबको 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, हाथ पाँव मतलब सबको रंग रूप हाइट वाइट में फर्क है बट सबको बुद्धि एक ही समान दिया है। रिच पुअर और नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास में अलग के हिसाब से है, लेकिन भगवान ने सबको मतलब अपने आप को प्रूव करने का जीवन के अंदर और अपने ड्रीम को अचीव करने का, और सबको एक दिन में 24 घंटे दिया है। तो कहने का मतलब अगर आप गुड लुकिंग भी हो मतलब या आपके फ्रेंड गुड लुकिंग है तो आप वो आपके फ्रेंड है मतलब, उसके बाद की बात है कि कैसे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ या कोई जान पहचान करे मतलब, तो कई लोग उससे जिलस होने लगते हैं कि अगर उसमें भी क्वालिटी होती है तो मतलब जिलस की जो भावना होती है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं होती है, और एक प्रकार की मतलब जैसे बोलते हैं कि एक प्रकार की अच्छी भावना नहीं होती, और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करनी चाहिए। कई बार ये भी देखा जाता है कि मान लो आस पड़ोस में जैसे जब नेबर वगैरह रहते हो तो मतलब एक नेबर है जिसका मतलब 1 फ्लोर का घर बना हुआ और उसका जो मतलब घर में मतलब जो मुखिया या हेड है वो साइकिल से अपने जॉब पर आता जाता है, और उसी के बाजू में जो दूसरा वाला घर है उसके बच्चे मेहनत करके 3 फ्लोर खड़ा कर लिए, बाइक ले लेके आने मतलब। तो मतलब पड़ोसियों के बीच में भी आपस में कई बार हमने मतलब लोगों के अंदर जिलस भावना आ जाती है कि अरे इसके बच्चे तो तरक्की कर गए और आगे बढ़ गए जीवन के अंदर, और अब देखो तो घर बनवा लिया या बाइक ले लिया, गाड़ी ले ली मतलब। तो क्या है वहाँ पे जिलस की भावना आ जाती है, तरक्की की भावना। कई बार फैमिलीज में भी देखा जाता है कि जब 3-4 फैमिलीज होती हैं मतलब, तो कोई एक फैमिली तरक्की कर रही होती है तो कई फैमिलीज में ऐसे दूसरी फैमिलीज होती हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता कि अरे हम तो आगे बढ़ नहीं पाए, और हमारे इस फैमिली जो हमारे ये हमारे रिश्ते में ये लगते हैं या वो लगते हैं जो भी है मतलब, उनके बच्चे देखो कितने तरक्की करके अपने लाइफ के अंदर। बट ये नहीं पता होता कि जो मतलब कोई तरक्की कर रहा है अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे मतलब उस बंदे की या उसके घर के मुखिया की या उसके बच्चों की मतलब हार्डवर्क है मतलब, जो क्योंकि आप लाइफ में तरक्की मतलब तभी कर सकते हो जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए आप उसको जी जान से मतलब उसके ऊपर हार्डवर्क करोगे, फोकस करोगे, पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे और अपना पूरा एफर्ट दोगे मतलब, और अच्छे से उन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। और जो भी आप अपने फील्ड में मतलब जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा फोकस रखते हुए उस पर आप मतलब उस पर अपना मतलब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे, उस काम में बेटर बनने की कोशिश करोगे, तभी आप लाइफ में सक्सेस उस काम के अंदर पा सकते हो। तो कहने मतलब चाहे कोई कैसा भी हो मतलब, चाहे गुड लुकिंग है, चाहे पढ़ने में इंटेलिजेंट है, या आपकी फैमिली के कोई दूसरा फैमिली अच्छे से अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहा है मतलब, या आपके आस पड़ोस में भी कोई आपका जो नेबर है तरक्की क्यों ना कर रहा मतलब, या A to Z कहाँ भी कोई भी व्यक्ति हमें तो खुश होना चाहिए कि चलो हम आगे नहीं बढ़ पाए तो हमारे फैमिली ये बंदे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पड़ोसी ये बंदे आगे बढ़ रहे हैं, या हमारे फ्रेंड चलो कोई ऐसा बंदा तो है जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, जो हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हमारे क्लास में भी कोई है जिस बंदे ने रेगुलर पढ़ा है, या जो 70-80% आने वाला है मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के कॉलेज में गया, क्योंकि कॉलेज में हर व्यक्ति हर स्टूडेंट एक समान होता है, क्योंकि वहाँ तो प्राइवेट वाले की वही वैल्यू होती है, गवर्नमेंट वाले की भी वही वैल्यू होती है। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपने 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी मतलब, और कॉलेज मैंने किया। तो कहने मतलब, और फिर चाहे आपको लोग क्यों ना हो मतलब, आपको ईर्ष्या या जलन या जिलस की भावना कभी भी अपने अंदर आने नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को बीच रोके तो इसका असर आपकी फ्रेंड्स फ्रेंड्स रिलेशन में पड़ेगा, उसका उसका आपके जो नेबर में पड़ोसी होते हैं उसके रिलेशन में पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी हैं, तो इसका असर आपको अपने घर फैमिली के जो रिलेशन होते हैं उस पर पड़ेगा कहने मतलब। तो कहने का मतलब जो ईर्ष्या की भावना एक प्रकार की बुरी भावना अच्छी भावना नहीं है, और ईर्ष्या का जो हमें मतलब इस चीज़ को अपने जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन एक अनमोल है मतलब, और जीवन जो हमें मिला हुआ है अच्छे कर्म करने की मिला हुआ, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे व्यक्ति और अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए मिला हुआ है कहने का मतलब। तो हमें ये जो हमें जीवन मिला हुआ है इसको हमें अच्छे से साकार करना है, अच्छे कर्मों को करते हुए, अच्छी सोच को रखते हुए और अच्छा इंसान बनने के बाद।
अच्छा इंसान कैसे बनेंगे, अच्छी सोच को रखते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए। तो आज की बात हमें यही दिमाग में रखना है कि अगर कभी भी हमारे प्रति हमारे दिमाग में कुछ इस प्रकार की थॉट्स या जलन जिलस वाली, चाहे वो हमारे फ्रेंड और रिलेशन हो या फैमिली हो या नेबर हो, अगर आती है तो हमें उस चीज़ को आने नहीं देना है। अपने आप को ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि चलो कोई तो है हमारे गली में, पड़ोस में, फैमिली में, दोस्त में जो अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी उसके वैसा लाइफ में बनने की कोशिश करनी चाहिए। चलो वो हार्ड वर्क कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें अपने जीवन में कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।